ऑन है। हो गया। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ मैं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और बहुत अच्छे से आपको साइंस स्पेशल का ये बैच समझ में भी आ रहा होगा। तो और जो मैं पढ़ाती हूँ वो आप घर पे बैठ के पढ़ते भी होंगे, मेन बात ये है, ठीक है। तो जितना भी पढ़ाया जाता है उसका तुरंत उसी दिन रिवाइज भी कर लिया करो उसको, ताकि आप लोगों के लिए सही हो, घोच पोच ना हो, आपका आराम से आपसे पढ़ा जाए, ठीक है। चलो तो आप क्लास स्टार्ट करें। कल मैंने आपको पढ़ाया था, चैप्टर क्या स्टार्ट कर रखा है मैंने इस बैच में, तो मैंने इस बैच में चैप्टर स्टार्ट कर रखा है ब्लड। ब्लड जिसको ब्लड में बोले तो ब्लड में ह्यूमन ब्लड, ब्लड में हमें किसका ब्लड पढ़ना है? हाँ, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे बच्चे आ चुके हैं। रोहित जी टाइम पर ही आए हैं, मैंने कल भी बोला था तुम लोग फालतू की बातें मत किया करो। 2-4-5 मिनट 2-4-5 मिनट हो सकता है, प्रॉब्लम हो जाती है 2-4-5 मिनट में क्लास स्टार्ट होने में, इसमें इतना करने की जरूरत नहीं है। विकास वर्मा, ऑलवेज प्रॉब्लम नहीं रहती है। चलो क्लास स्टार्ट की जाए। तो कल मैंने क्या पढ़ाया था? कल मैंने पढ़ाया था ब्लड, और ब्लड में मैंने क्या पढ़ाया था? तो मैंने कहा था ब्लड में आपको दो चीजें पढ़नी होती हैं, एक ब्लड का कंपोनेंट्स पढ़ना होता है और दूसरा ब्लड के क्या पढ़ने होते हैं? तो ब्लड में ग्रुप पढ़ने होते हैं, ठीक है। चलो हाँ, बसंत जी गुड मॉर्निंग। अमित बाजपेयी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है, दया सागर चौहान गुड मॉर्निंग। दीपक कुमार गुड मॉर्निंग। चलो अब क्लास स्टार्ट की जाए। अभी तक बच्चे लाइव नहीं आए, बहुत कम आए हैं, जल्दी से लाइव आइए जो बच्चे नहीं आए हैं। क्वेश्चंस का पीडीएफ कब मिलेगा? जब अरे थोड़ा बहुत पढ़ाने तो दो, चैप्टर तो पढ़ाने दो, उसके बाद होगा ना क्वेश्चंस का पीडीएफ। अभी कहां से मिल जाएगा? थोड़ा सब्र तो रखो, तुम लोगों में पेशेंस नहीं है। कल मैंने 5 मिनट के लिए तुम लोगों को समझाया था, थोड़ा पेशेंस रखा करें। 11:15 का टाइम है, अगर 10 मिनट क्लास लेट भी स्टार्ट होगी तो डजेंट मैटर, जितना पढ़ाया जाता है उसमें टीचर का कंटेंट देखना चाहिए, आपको कमियां नहीं निकालनी चाहिए। हाँ, इंद्रजीत पटेल गुड मॉर्निंग। आपका नाम दिख रहा है? कैलाश नाम दिख रहा है। चलो देखो, तो कल मैंने आपको पढ़ाया था ब्लड में कंपोनेंट्स में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो ब्लड के कंपोनेंट में हम पहला पढ़ चुके हैं प्लाज्मा। सबसे पहला मैंने पढ़ाया था प्लाज्मा। मुझे लगता है आप सब लोगों ने प्लाज्मा मेरा पढ़ाया हुआ सारा आपने याद कर लिया होगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा था? तो प्लाज्मा के बाद मैंने आपको पढ़ाया था दूसरा आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। आरबीसी भी कंप्लीट हो गई। आरबीसी की कमी से क्या हो जाता है, ज्यादा से क्या हो जाता है, वो सारा मैं आपको क्लियर करवा चुकी हूं, ठीक है। तीसरा मैंने पढ़ाया यहां पर डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी मैंने क्या क्या पढ़ा दिया? तो डब्ल्यूबीसी में मैंने बता दिया था डब्ल्यूबीसी होनी कितनी चाहिए, कहां बनती हैं। उसके बाद मैंने बता दिया था कि डब्ल्यूबीसी कहां बनती हैं, कितने दिन सरवाइव करती हैं, देन उनकी डेथ कहां होती है, वापस रीजनरेट कहां से होती हैं, उनका साइज कैसा होता है, वो मैंने सब आपको बता दिया था। और डब्ल्यूबीसी काम क्या करती हैं? तो मैम हमने डब्ल्यूबीसी को इम्यून सिस्टम वाली सेल्स बोला है। इम्यूनिटी देने का काम करती है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती है डब्ल्यूबीसी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मैंने बताया था कि उसके बाद मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? मैंने बताया था कि डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है। तो मेजर 2 टाइप की होती हैं, ठीक है। एक होती है कणिकामय, एक होती है अकणिकामय। और जो कणिकामय होती हैं वो 3 होती हैं, बेसोफिल्स, इओसिनोफिल्स, उसके बाद न्यूट्रोफिल। और जो अकणिकामय होती हैं वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट होती हैं, ठीक है। तो अभी मुझे स्टार्ट कहां से करनी है आज की क्लास? तो टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी पर मुझे बताना है कि ये डब्ल्यूबीसी कैसे काम करती हैं। ये डब्ल्यूबीसी इंफेक्शन के अगेंस्ट फाइट करती हैं, पर कैसे फाइट करती हैं, ठीक है। देखो सबसे पहली मैंने लिखी है डब्ल्यूबीसी बेसोफिल्स। इनके नाम भी आपको याद करना पड़ेगा, सेम नाम हिंदी में है, बेसोफिल्स। दूसरी है न्यूट्रोफिल्स, 2 नंबर पे आती हैं न्यूट्रोफिल्स। और 3 नंबर पे आती हैं ईसिनोफिल्स। ईसिनोफिल्स, ईसिनोफिल्स 3 नंबर पे आती हैं ईसिनोफिल्स। 4 नंबर पे आती हैं मोनोसाइट्स।
मोनोसाइट्स, या आप इनको बोल सकते हैं मोनोसाइट या मोनोसाइट्स बोल सकते हैं। और 5 नंबर पे आती हैं लिम्फोसाइट्स। तो ये 5 टाइप की WBC होती हैं, कल करवाया था मैंने, ठीक है। 5 टाइप की WBC होती हैं। मनोज कुशवाहा अभी 240 पे नहीं हो पाएगा, सॉरी अभी नहीं हो पाएगा बेटा, ठीक है। एग्जाम से पहले सिलेबस हो जाएगा क्या मैम RRB JEE? तो बेटा इस बैच का 1.5 महीने का कोर्स ड्यूरेशन है, 1.5 महीना तो लगेगा ही लगेगा। अब उससे पहले में कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। देखो तो 5 टाइप की WBC होती है, कौन कौन सी? बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। सेम नाम हिंदी में इसलिए मैंने नहीं लिखा। अब देखो इनसे 4 क्वेश्चंस तो डायरेक्ट बनते हैं, 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट बनते हैं। यहां से देखो कैसे बनते हैं, ठीक है। देखो कैसे बनते हैं 4 क्वेश्चन। आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इन 5 में से सबसे ज्यादा WBC कौन सी होती है, हमारे बॉडी में इन 5 में से सबसे ज्यादा WBC कौन सी होती है। देन पूछेगा इन 5 में से सबसे मिनिमम अमाउंट वाली WBC कौन सी होती है। देन पूछेगा इन 5 में से लार्जेस्ट WBC कौन सी होती है। देन पूछेगा इन 5 में से स्मॉलेस्ट WBC कौन सी होती है। तो ये 4 क्वेश्चन तो डायरेक्ट सीधे आ गए, ठीक है। तो जहां पर आपने न्यूट्रोफिल्स लिखा है उसके आगे लिखना है मैक्सिमम। ये न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा होती हैं। आपसे पूछे ह्यूमन ब्लड में सबसे ज्यादा WBC कौन सी होती है, आपको आंसर क्या देना है? न्यूट्रोफिल्स मैक्सिमम अमाउंट में होती हैं। आपसे पूछे मिनिमम अमाउंट में कौन सी होती है, तो बेसोफिल के आगे लिखना है मिनिमम। ह्यूमन ब्लड में, मानव के रुधिर में सबसे कम बेसोफिल्स होती हैं और सबसे ज्यादा न्यूट्रोफिल्स होती हैं। जहां आपने मोनोसाइट लिखा है उसके आगे लिखना है लार्जेस्ट। पूछे आपसे लार्जेस्ट WBC, सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट। आपसे पूछे सबसे छोटी WBC, सबसे छोटी WBC, तो आपको क्या लिखना है? किसके आगे लिखना है? तो आपको इसके आगे क्या लिखना है? लिम्फोसाइट के आगे लिखना है स्मॉलेस्ट, ठीक है। ये 4 आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस हो चुके हैं। क्या क्या? आपसे पूछे सबसे ज्यादा WBC न्यूट्रोफिल, सबसे कम WBC बेसोफिल, और सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट, सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट। देखो कभी कंफ्यूज मत होना, कल मैंने बताया था RBC, WBC, प्लेटलेट्स, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन होता है? आपसे पूछे लार्जेस्ट ब्लड सेल्स, तो लार्जेस्ट कौन सी होती है? WBC। और स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? तो RBC होती है। बट आपसे पूछे कि सबसे लार्जेस्ट WBC कौन सी होती है, तो लार्जेस्ट WBC कौन सी होती है? मोनोसाइट। और स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? लिम्फोसाइट। क्लियर है? हो गया। मनोज खुशवा बार बार कमेंट मत करो प्लीज, यहां पर एक कमेंट को एक बार ही टाइप करें। आप बार बार कमेंट मत कीजिए, यहां पे कमेंट करने में जितना ध्यान दे रहे हैं वो यहां पर पढ़ लीजिए और रिफ्रेश कर लो। रिफ्रेश करने के बाद क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मैंने WBC को क्या बोला है, तो मैम आपने WBC को कल बोला था इम्यूनिटी देने का काम करती है। इम्यूनिटी क्या होती है? रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करती हैं। कौन? तो WBC करती हैं। अब आपसे पूछेगा कि कौन सी WBC किस डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती हैं, कौन सी WBC किस बीमारी के अगेंस्ट फाइट करती है। देखो सबसे पहला है बेसोफिल्स। ये बेसोफिल्स कब काम करती हैं? जब आपके बॉडी में एलर्जी होती है। ये बेसोफिल्स कब काम करती हैं? एलर्जी के टाइम पे काम करती हैं। सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है एग्जाम में। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है कि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि एलर्जी के टाइम पर कौन सी WBC काम करती हैं, तो कौन सी WBC? बेसोफिल्स। अब यहां आओ, पहले आपको पता होना चाहिए कि एलर्जी होता क्या है, किसको आप एलर्जी बोलते हैं। देखो एलर्जी किसको कहा जाता है? एलर्जी के टाइम पर होता कौन है, ठीक है। अरे अभी बताएंगे सत्या जी, पेशेंस रखो, आगे मत चला करो टीचर से। अभी बताएंगे WBC की डिजीज, रुक तो जाओ एक बार। जो पढ़ाया जा रहा है चुपचाप वो पढ़ा करें आप, जितना पढ़ाया जाता है सिर्फ वो पढ़े, और जो डाउट है वो डाउट क्लास में पूछना। यहां पर मुझसे कोई डाउट नहीं पूछेगा। लगे पढ़े हो मैम WBC कम ज्यादा होने से क्या, पहले ये तो पढ़ लो, और जो फालतू का कमेंट करेगा मैं उसको ब्लॉक करवा दूंगी। अमित तुम एक क्वेश्चन को 5 बार क्यों टाइप कर रहे हो? मैंने देख लिया, जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगी। कमेंट करने में जितना ध्यान लगाते हो उतना ध्यान कंसंट्रेट करके अपने माइंड को जो पढ़ाया जाता है वो पढ़ लिया करो। और तुम लोगों को क्या लगता है, तुम लोग जो मुझसे क्वेश्चन पूछ रहे हो वो मुझे पता नहीं होंगे क्या? पेशेंस रखना सीखो, पेशेंस। और मेरा नाम आ रहा है क्या? नाम नहीं आ रहा तो क्या हो जाएगा? मैम WBC कम होने से क्या होता है? तो WBC की डिजीज जब पढ़ाऊंगी तो वो पढ़ाऊंगी ना मैं।
प्लीज पेशेंस रखा करें, फालतू के कमेंट ना करा करें मेरी क्लास में, वरना मैं 2-4 का फीस रिफंड, जो जब फालतू का बकवास करे ना उसका फी रिफंड करवा के मैं ब्लॉक करवा दूंगी यहां से। ठीक है, देखो पहले पढ़ाया जाए वो पढ़ो, उसके बाद उससे क्वेश्चंस लगाओ, नहीं हो तो पूछो। और ये फालतू के क्या पूछ रहे, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पूछो। अब आपके लिए इतना ही सफिशिएंट है, अब डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है आपको, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो आप, बहुत है बस आपके लिए। ठीक है, देखिए तो WBC को मैंने इम्यूनिटी वाली सेल्स बोला है, तो मैंने बोला है कि बेसोफिल्स हैं वो कब काम करती हैं, एलर्जी के टाइम पे काम करती हैं। अब मैम ये बताओ कि एलर्जी क्या होता है, तो एलर्जी अगर मैं आपसे पूछूं कि एलर्जी के टाइम पर आपको क्या होता है, तो आप क्या बताओगे मुझे कि मैम एलर्जी के टाइम पर मैम हमारे बॉडी में रेड रैसेस पड़ने लग जाते हैं, लाल धब्बे होने लग जाते हैं, ईचिंग होने लग जाती है। तो इन सब की वजह से क्या होता है, तो इन सब की वजह से हमें मतलब कोई भी बाहर से कोई खराब केमिकल आया, कोई खराब एलिमेंट आया, कोई भी आपने आउटडेटेड केमिकल खा लिया, या आपको ने कोई एक्सपायरी डेट वाली कोई टैबलेट खा लिया आपने, कोई भी खराब केमिकल आया हमारे बॉडी के अंदर बाहर से, एज ए फॉरेन पार्टिकल आया, फॉरेन का मतलब वो हमारे बॉडी का नहीं है, बाहर से आया, बाहर से आया, और जैसे ही कोई खराब केमिकल बाहर से आता है तो वो केमिकल हमारे लीवर के पास जाता है, लीवर के पास जाता है। आपने सुना होगा ज्यादा पेन किलर खाने से लीवर खराब हो जाता है। लीवर का काम होता है डिटॉक्सिफिकेशन का, जहरीले पदार्थों का प्रभाव कम करना। जो भी बाहर से हार्मफुल प्रोडक्ट आते हैं हमारे बॉडी में, एंटर कर जाते हैं, किसी भी फॉर्म में आ सकते हैं, तो वो जब लीवर के पास आते हैं तो लीवर स्टिमुलेट हो जाता है, आपका जो लीवर, आपका जो यकृत है वो स्टिमुलेट हो जाता है, और स्टिमुलेट होकर वो एक केमिकल बनाने लग जाता है। कौन सा केमिकल, तो उस केमिकल का नाम होता है हिस्टामीन केमिकल, उस केमिकल का नाम होता है हिस्टामीन केमिकल। और ये हिस्टामीन केमिकल बनेगा, और जैसे ही हिस्टामीन केमिकल बनकर आपके बॉडी में निकलेगा और जैसे ही वो स्किन के कांटेक्ट में आएगा हिस्टामीन, तो आपको ईचिंग होने लग जाएगी, आपको खुजली होने लग जाएगी, और खुजली के बाद आपकी स्किन पर लाल कलर के स्पॉट पड़ने लग जाते हैं। ठीक है, तो आपके स्किन के ऊपर रेड रेड स्पॉट पड़ने लग जाते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, तो इसी को कहा जाता है एलर्जी। एलर्जी, तो आपसे पूछे एलर्जी कब होती है, जब कोई खराब केमिकल आता है। अब आपसे पूछेगा वो खराब केमिकल आकर हमारे कौन से ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है, लीवर को। लीवर स्टिमुलेट हुआ, यकृत उत्तेजित हुआ, तो वो कौन सा केमिकल बनाएगा, हिस्टामीन। और यही एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि किस केमिकल की वजह से हमारे बॉडी में एलर्जी होती है, किस केमिकल की वजह से हमारे बॉडी में एलर्जी होती है। तो आपको याद रखना है, हिस्टामीन केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी रिएक्शंस। हिस्टामीन केमिकल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जी रिएक्शंस। हिस्टामीन रासायनिक पदार्थ एलर्जी वाली अभिक्रियाओं के लिए उत्तरदायी है। पूछे किस केमिकल के निकलने से आपके बॉडी में हिस्टामीन होता है। ठीक है, हाँ लीवर में ही बनता है, यही तो बोल रही हूं मैं। हो गया, देखो नेक्स्ट, देखो नेक्स्ट। अब क्या होगा, अब आप एलर्जी ठीक करने के लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे, या आप खुद ही कोई बाहर से टैबलेट खाएंगे। एक बड़ी कॉमन सी टैबलेट आती है जिसको बोलते हैं एविल, एविल आती है ना, खाते हैं आप एविल। तो आपने जैसे ही एविल टैबलेट खाई, तो वो एविल टैबलेट किसके पास आएगी, लीवर के पास आएगी, और लीवर में जो सेल्स हिस्टामीन बना रही थी उन सेल्स को ब्लॉक कर देंगी, और आपके लीवर क्या बनाना बंद कर देगा, हिस्टामीन बनाना बंद कर देगा। और जैसे ही हिस्टामीन का प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ, तो हमारे बॉडी में एलर्जी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ठीक है, या फिर दूसरा केस क्या होता है, देखो जैसे ही आपने एविल टैबलेट खाई, तो वो एविल टैबलेट आकर किसको स्टिमुलेट करती है, बेसोफिल को। और बेसोफिल क्या करती हैं, एक्टिवेट होकर किसको खा जाती हैं, हिस्टामीन केमिकल को खा जाती हैं, और आपका बॉडी क्या हो जाता है, एलर्जी से सही हो जाता है। अब आपको क्या याद रखना है, देखो आपको पहला क्वेश्चन क्या याद रखना है कि बेसोफिल्स कब फाइट करती हैं, एलर्जी के टाइम पर। एलर्जी कब होता है, जब हमारे बॉडी में हिस्टामीन का सिक्रेशन बढ़ने लग जाता है। हिस्टामीन कौन बनाता है, लीवर, यकृत बनाता है। ठीक है, या आपसे पूछे कि एलर्जी के टाइम पर कौन सी WBC लड़ाई करती हैं, तो कौन सी, बेसोफिल। क्लियर है। अब आओ न्यूट्रोफिल पे। न्यूट्रोफिल कब काम करता है, सुनो ध्यान से, न्यूट्रोफिल्स कब काम करती हैं। न्यूट्रोफिल को कहा जाता है फैगोसाइटिक सेल, फैगोसाइटिक सेल। न्यूट्रोफिल को कहा जाता है फैगोसाइटिक सेल। सेम नाम हिंदी में है, इनको हिंदी में भी बोलते हैं फैगोसाइटिक कोशिकाएं, फैगोसाइटिक कोशिकाएं। कल मैंने आपको बताया था फैगोसाइटिक नेचर का मतलब क्या होता है, बाहर से कोई भी
बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया आता है तो उस बैक्टीरिया को ये बेसोफिल्स क्या कर देती है, डाइजेस्ट कर जाती हैं। मतलब क्या हो गया, ये फैगोसाइटिक नेचर में होती हैं या फैगोसाइटिक सेल होती हैं और ये किसको खा जाती हैं, बैक्टीरिया को खा जाती हैं। और बैक्टीरिया हमें क्या करता है, तो बैक्टीरिया हमारे बॉडी में डिजीज करता है। मतलब जो डिजीज बैक्टीरियल से होती हैं, जो बैक्टीरिया से होती हैं, लाइक मैं 2-4 बीमारियों के नाम बताती हूँ कि कौन कौन सी बीमारी, जैसे बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी होती हैं, लाइक आप बोल सकते हैं न्यूमोनिया, आप बोल सकते हैं ट्यूबरकुलोसिस, है ना, बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज होती है। तो जो उन बैक्टीरियल डिजीज के टाइम पर जो बाहर से बैक्टीरिया आता है उनको कौन सी सेल्स खा जाती हैं, न्यूट्रोफिल्स खा जाती हैं। ठीक है, उनको कौन खा जाती हैं, तो उनको न्यूट्रोफिल खा जाती हैं। तो आपको याद रखना है न्यूट्रोफिल्स कब काम करती हैं, तो न्यूट्रोफिल्स मैम बैक्टीरिया को खाने का काम करती हैं या बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती हैं। न्यूट्रोफिल्स जीवाणु जनित रोग को मारने और जीवाणु जनित रोग के समय सक्रिय हो जाती हैं या एक्टिवेट हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो इसिनोफिल्स। इसिनोफिल्स क्या करती हैं, इसिनोफिल्स कब काम करती हैं, ये मेनली काम करती हैं दो टाइम पर काम करती हैं। कब, जब आपके बॉडी में बाहर से कोई प्रोटोजोआ आ रहा हो। प्रोटोजोआ को हिंदी में भी प्रोटोजोआ कहा जाता है। दूसरा ये कब काम करती हैं, जब आपके बॉडी में बाहर से कोई वायरस आ रहा हो। वायरस बोले तो विषाणु, बाहर से वायरस या प्रोटोजोआ क्या होता है, तो एक बैक्टीरिया की स्पीसीज होती हैं, थोड़े अलग कैरेक्टर होते हैं, तो उसको अलग किंगडम में रख दिया प्रोटोजोआ में, आगे आप पढ़ोगे। ठीक है, मान लो बाहर से कोई भी वायरस आया, वायरस हमारे बॉडी के बाहर होते हैं तो वो नॉन एक्टिव होते हैं, अंदर आते ही एक्टिवेट हो जाते हैं। मतलब कि मैम जो इसिनोफिल्स होती हैं वो किन डिजीज के अगेंस्ट काम करती हैं, एक तो प्रोटोजोवल डिजीज के अगेंस्ट और एक वायरस डिजीज के अगेंस्ट काम करती हैं। ये किसको खाने का काम करती हैं, वायरस या प्रोटोजोआ को खाने का काम करती हैं। अब आओ मोनोसाइट और लिम्फोसाइट पे, ये दोनों क्या काम करती हैं, मोनोसाइट लिम्फोसाइट दोनों एक जैसा काम करती हैं, दोनों एक ही काम करती हैं। देखो क्या काम करती हैं मोनोसाइट और लिम्फोसाइट, ये कब काम करती हैं, ये काम करती हैं वैक्सीनेशन के टाइम पर। वैक्सीनेशन क्या होता है, टीकाकरण, या ये कब काम करती हैं, तो ये एडवांस लेवल पे काम करती हैं, ये एडवांस लेवल पे काम करती हैं। एडवांस लेवल के ब्रैकेट में आपको लिखना है फ्यूचर में काम करती हैं, ये फ्यूचर में काम करती हैं। देखो कैसे काम करती हैं मैम आपने 3 टर्म लिखे हैं यहाँ पर, एक वैक्सीनेशन लिखा है, एक एडवांस लेवल लिखा है और एक आपने लिखा है फ्यूचर। तो ये कैसे होती हैं, ठीक है, ये कैसे होती हैं, देखो कैसे होता है। फ्यूचर में कब काम करती हैं, ये एडवांस लेवल पे इम्यूनिटी दे देती हैं आपके बॉडी में। और इम्यूनिटी क्या होता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता। कैसे देती हैं वो सुनो ध्यान से। आपने बचपन में पोलियो की दवाई पी, है ना, आपकी मम्मी ने आपको पोलियो की दवाई पिलाई, या आपकी मम्मी ने आपको बचपन में BCG का इंजेक्शन लगवाया, एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाया, बहुत सारे इंजेक्शन लगवाते हो, वैक्सीन लगवाते हो ना, जैसे आजकल चल रही है हेपेटाइटिस A B C D E वाली इंजेक्शन, दिल्ली में हेपेटाइटिस बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो आपकी मम्मी ने आपको बचपन में पोलियो की दवाई पिलाई। क्यों पिलाई आपको पोलियो की दवाई, ताकि इन फ्यूचर आपको कभी भी पोलियो की बीमारी ना हो। ठीक है, अब पोलियो किसकी वजह से होता है, तो पोलियो वायरस की ही वजह से होता है। पोलियो वायरस की वजह से होता है। पोलियो वाला वायरस आता है, अटैक कर जाता है, आपको पोलियो हो जाता है। तो आपने पोलियो की दवाई पी ली और आप बेफिक्र हो गए कि अब मुझे कभी भी पोलियो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, तो ध्यान से सुनो। तो पोलियो की दवाई में जो आपने केमिकल लिया था, जो आपने केमिकल पोलियो की दवाई में लिया था, तो वो केमिकल, वो रासायनिक पदार्थ किसके पास आता है, वो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के पास आता है। वो किसके पास आता है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट के पास आता है। ठीक है, और जैसे ही मोनोसाइट लिम्फोसाइट के पास आएगा तो ये मोनोसाइट और लिम्फोसाइट स्टिमुलेट होकर मेमोरी सेल्स बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं, मेमोरी सेल्स बनाती हैं। मेमोरी का मतलब क्या होता है, याददाश्त या याद रखने वाली। ठीक है, और ये मेमोरी सेल्स किसको याद रखेंगी, तो अगर आपने पोलियो वाली दवाई पी है तो किसको, पोलियो वाले वायरस को याद रखेंगी। अब इन फ्यूचर आपने पोलियो की दवाई पी ली, पोलियो की दवाई में जो केमिकल था वो मोनोसाइट लिम्फोसाइट के पास आया, ये दोनों एक्टिवेट हुई और इन्होंने मेमोरी सेल्स बना ली। अब ये मेमोरी सेल्स क्यों बनाई, क्या काम करती हैं, इन फ्यूचर आपके बॉडी में कभी भी पोलियो वाला वायरस आया,
किसी भी फॉर्म में आ गया, पानी में, एयर में, कैसे ही आ गया, ठीक है। पोलियो वाला वायरस आ गया, पोलियो वाले वायरस ने आप पे अटैक कर दिया, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपके बॉडी में पोलियो वाला वायरस आ रहा है। जैसे ये पोलियो वाला वायरस आएगा, ये मेमोरी सेल्स, इनको याद होगा कि हमें किसके अगेंस्ट काम करना है, इस पोलियो वाले वायरस को, और ये मेमोरी सेल्स क्या कर देती हैं, इस पोलियो वाले वायरस को मार देंगी और अपने बॉडी को पोलियो होने से बचा लेती हैं, ठीक है। ऐसे ही देखो, आपने हेपेटाइटिस ए का इंजेक्शन लगाया, हेपेटाइटिस ए हेपेटाइटिस वायरस की वजह से होती है, ठीक है, तो आपने इंजेक्शन लगवा लिया हेपेटाइटिस ए वाला, तो हेपेटाइटिस ए वाला इंजेक्शन आपके किसके पास आया, मोनोसाइट लिम्फोसाइट के पास आया, और वो क्या बना लेगा, मेमोरी सेल्स, किसके अगेंस्ट, हेपेटाइटिस वायरस के अगेंस्ट। इन फ्यूचर आपके बॉडी में हेपेटाइटिस वाला वायरस आया तो आपको पता भी नहीं लगेगा, आपकी मेमोरी सेल्स क्या कर देंगी, उसको खत्म कर देंगी। अब आपको देखो, मैंने लिखा है यहाँ एडवांस लेवल पे, तो मैम वो पहले से ही मेमोरी सेल्स बना के बैठ जाती हैं और फ्यूचर में काम करती हैं कि इन फ्यूचर कभी कुछ हो गया तो अपने बॉडी में कोई अटैक कर गया तो हमें काम करना है उसके अगेंस्ट, इसीलिए मैंने इसको एडवांस लेवल लिखा, या इसको फ्यूचर में काम करने वाली सेल्स बताया। क्लियर है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि मेमोरी सेल्स कौन सी डब्ल्यूबीसी बनाती हैं, आपको आंसर क्या देना है, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स। यह आपसे पूछेगा टीकाकरण का मोटो क्या होता है, वैक्सीनेशन का मेन मोटो क्या है, वैक्सीनेशन का उद्देश्य क्या है, आपने टीके क्यों लगवाए, तो आपको क्या लिखना है, टू प्रोड्यूस्ड मेमोरी सेल्स, ठीक है। तो ये आपकी डब्ल्यूबीसी ऐसे काम करती है। एक बार फिर रिपीट करती हूं, जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं एक बार रिवाइज करवा देती हूं। देखो, हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसीज होती हैं और डब्ल्यूबीसी को बोलते हैं हम इम्यून सेल्स या इम्यूनिटी देने वाली सेल्स। इम्यूनिटी देने वाली सेल्स, इम्यूनिटी क्या होता है, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करना। क्लियर है। तो डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की बताई है मैम ने, 5 टाइप की। कौन कौन सी, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद इसिनोफिल्स, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट। आपसे पूछे इन 5 में से सबसे ज्यादा कौन सी होती है, आपका आंसर क्या होगा, मैम हमारा आंसर होगा न्यूट्रोफिल्स। आपसे पूछे इनमें से सबसे कम कौन सी होती है, आपका आंसर क्या होगा, बेसोफिल्स। आपसे पूछे सबसे बड़ी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, आपका आंसर क्या होगा, मोनोसाइट। आपसे पूछे सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी होती है, आपका आंसर क्या होगा, तो लिम्फोसाइट्स। क्लियर है। 4 क्वेश्चन आप बता देंगे। उसके बाद देखो, आपसे पूछेगा कि एलर्जी किस केमिकल की वजह से होती है। ये क्वेश्चंस बता रही हूं मैं कैसे क्वेश्चन आते हैं। एलर्जी किस केमिकल की वजह से होती है, आंसर क्या देना है, हिस्टामीन केमिकल, हिस्टामीन केमिकल, ठीक है। फिर आपसे पूछेगा हिस्टामीन केमिकल कौन बनाता है, आपको आंसर क्या देना है, लीवर बनाता है। फिर आपसे पूछेगा कि आपके एलर्जी के टाइम पर कौन सी डब्ल्यूबीसी काम करती है, कौन सी डब्ल्यूबीसी फाइट करती हैं, आपको क्या बोलना है, बेसोफिल्स फाइट करती हैं, ठीक है। उसके बाद आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा कि न्यूट्रोफिल कब फाइट करती हैं, तो आपको क्या बोलना है, न्यूट्रोफिल फैगोसाइटिक नेचर की होती हैं। फैगोसाइटिक का मतलब होती हैं ऐसी सेल्स जो बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को अपने अंदर निगल जाती हैं, ये खा जाती हैं, बाहर से आए हुए बैक्टीरिया को खा जाएंगी, ठीक है। यह पूछेगा कि बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट कौन सी डब्ल्यूबीसी फाइट करती हैं, आपका आंसर क्या होगा, न्यूट्रोफिल्स। क्लियर है। फिर पूछेगा इसिनोफिल्स कब काम करती हैं, आपको बोलना है ये मेनली प्रोटोजोआ के अगेंस्ट फाइट करती हैं, या आप बोल सकते हैं कि ये वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं, विषाणुओं के अगेंस्ट काम करती हैं। क्लियर है। फिर पूछे मोनोसाइट लिम्फोसाइट कब काम करती हैं, आपका आंसर होगा ये वैक्सीनेशन के टाइम पर काम करती हैं, जब हम टीके लगवाते हैं तब मेनली एक्टिवेट होती हैं। और क्या बनाती हैं ये, मेमोरी सेल्स, किसके अगेंस्ट, तो जो भी इंफेक्शन है उसके अगेंस्ट। क्लियर है। इतनी बातें आपको बतानी है, हो गया। ये आपको डब्ल्यूबीसी में आपको इतना पढ़ना है, ठीक है, कि 5 टाइप की डब्ल्यूबीसीज होती हैं, ऐसे ऐसे सारा आपको याद करना है। तो डब्ल्यूबीसी कहाँ बनती हैं, मैंने सब पढ़ा दिया। डब्ल्यूबीसी का आकार कैसा होता है, कहाँ डेड होती हैं, आरबीसी डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, कितने टाइप की डब्ल्यूबीसी होती हैं, कौन सी डब्ल्यूबीसी कब फाइट करती हैं, इतनी सारी बातें आपको याद करनी थी। किसमें, तो डब्ल्यूबीसी में। अब आता है कि जैसे मैम आपने पढ़ाया था कि आरबीसी की वजह से कौन कौन सी बीमारी हो सकती हैं, कल मैं पढ़ा कर गई थी, एक अनेमिया, एक पोलीसाइथेमिया, एक थैलेसेमिया। ऐसे ही मैम अगर हमारे बॉडी में डब्ल्यूबीसी की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए,
अगर हमारे बॉडी में WBC की क्वांटिटी कम या ज्यादा हो जाए तो क्या क्या हो सकता है? ठीक है, तो आपको लिखना है डिजीज ऑफ WBC, डिजीज ऑफ WBC। तो मैंने यहां पर लिखा है डिजीज ऑफ WBC। डिजीज क्या होती है? बीमारी होती है, रोग होता है। ठीक है, तो हिंदी में हो जाएगा WBC की बीमारियां, WBC की बीमारियां या WBC के रोग। मतलब WBC कम ज्यादा होने से क्या हो सकता है? ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है कि कल मैंने आपको बताया था WBC कितनी होनी चाहिए, तो 8000 to 10,000 पर 100 ml HB। HB फॉर हेमोग्लोबिन, HB फॉर हेमोग्लोबिन। ठीक है, ठीक है, तो देखो पहला पॉइंट लिखा है मैंने कि किसी दिन आपके बॉडी में WBC की कमी हो जाए। मैंने डिक्रीज का सिंबल लिखा है और या नीचे लिख दिया है मैंने कमी हो गई, WBC की कमी हो गई। तो WBC की कमी होने वाली स्टेज को डॉक्टर बोलते हैं ल्यूकोपीनिया स्टेज हो गई आपको। WBC का अदर नेम क्या बताया था कल मैंने? तो ल्यूकोसाइट्स बताया था, है ना। तो ल्यूकोपीनिया हो जाएगा, WBC की कमी से ल्यूकोपीनिया हो जाता है, बता देंगे। और ल्यूकोपीनिया का मतलब क्या है? देखो WBC का काम क्या है? WBC इम्यून सेल्स होती हैं, इम्यून सेल्स होती हैं मतलब फाइट करने का काम करती हैं बाहर से जो इन्फेक्शन आता है उसके अगेंस्ट। क्लियर? तो वह WBC की कमी हो गई, इस स्टेज को बोलेंगे ल्यूकोपीनिया स्टेज। मतलब WBC की कमी है तो इसका मतलब मैम हमारे बॉडी में बाहर से कोई भी इन्फेक्शन आ सकता है, कोई भी बैक्टीरिया कोई भी वायरस आ सकता है और हमें वो क्या कर सकता है? बीमारी कर सकता है। क्यों कर सकता है बीमारी? क्योंकि मैम हमारे बॉडी में WBC क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, तो बट उस स्टेज को डॉक्टर नाम क्या देते हैं? उस स्टेज को डॉक्टर बोलेंगे ल्यूकोपीनिया स्टेज हो गई। तो मैम जब ल्यूकोपीनिया स्टेज है मतलब WBC की कमी है, WBC की कमी इसका मतलब वो फाइट नहीं करेंगी, मतलब अपना इम्यून सिस्टम क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। इम्यून सिस्टम लो हो गया तो बाहर से कोई भी बैक्टीरिया वायरस आ सकता है और हमें इन्फेक्शन कर सकता है। तो WBC कम होने वाली स्टेज को ल्यूकोपीनिया बोलते हैं और इस स्टेज में आपको कोई भी बीमारी हो सकती है। तो आगे हो जाएगा मैनी डिजीज, बहुत प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। ठीक है, अब आता है WBC ज्यादा होने से, बहुत ज्यादा WBC बन गई। 100 मिलीलीटर हेमोग्लोबिन में 8 से 10,000 होनी चाहिए थी, बट आ गई आप में 1.5 से 2 लाख। बहुत ज्यादा WBC आ गई आपके बॉडी में। ठीक है, जब WBC ज्यादा होती है, मैंने ज्यादा का सिंबल बना दिया, एरो बना दिया ऊपर की साइड, तो जब WBC ज्यादा होती है तो उस स्टेज को कहा जाता है ल्यूकेमिया स्टेज, उस स्टेज को कहा जाता है ल्यूकेमिया स्टेज। और जब हमारे बॉडी में ल्यूकेमिया स्टेज आता है तो अब तब हमें ब्लड कैंसर हो जाता है, ब्लड के अंदर कैंसर बन जाता है। तो WBC ज्यादा होने वाली स्टेज को बोलते हैं ल्यूकेमिया, ल्यूकेमिया। मैम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने कहा WBC इम्यूनिटी देने का काम करती हैं, WBC हमें हमारे बॉडी को डिजीज के अगेंस्ट फाइट देती हैं, फाइट करती हैं। WBC की कमी तो मैम समझ में आ गया, मान लिया हमने कि WBC की कमी होगी, इसका मतलब ल्यूकोपीनिया हो गया, इसका मतलब मैम हमारा इम्यून सिस्टम वीक है, इसका मतलब हमें कोई भी इन्फेक्शन हो सकता है। ये वाला पॉइंट तो मैम आपका वैलिड है। दूसरा पॉइंट आपने क्या लिख दिया कि WBC ज्यादा होने वाली स्टेज को ल्यूकेमिया बोला और उसमें ब्लड कैंसर हो गया। मैम ये कैसी बातें कर रही हैं आप? हैं? तो ये कैसी बातें कर रही हैं मैम आप? WBC ज्यादा होना इसका मतलब तो मैम कभी बीमारी होनी नहीं चाहिए हमारे बॉडी में, और आप कह रही हैं कि यहां पर ब्लड कैंसर हो सकता है। ये कैसी बातें कर रही हैं मैम आप? पहली बात तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ब्लड कैंसर वाली स्टेज को क्या नाम दिया जाता है, तो आपको आंसर क्या बोलना है कि उस स्टेज को ल्यूकेमिया नाम दिया जाता है। अब कैसे हो जाता है ब्लड कैंसर? ठीक है, तो ध्यान से सुनो, ब्लड कैंसर कैसे हो जाता है, WBC ज्यादा होने से ब्लड कैंसर कैसे हो सकता है। तो ध्यान से सुनो, आपने स्कूल में पढ़ा था सेल,
WBC भी क्या है? सेल, व्हाइट ब्लड सेल्स, तो सेल है, और सेल का मतलब क्या है? कोशिका। तो WBC भी क्या है? एक सेल कोशिका है। और आपने पढ़ा था कि सेल का एक कंपोनेंट होता है जिसको कहा जाता है लाइसोसोम्स, जिनको लाइसोसोम्स कहा जाता है, लाइसोसोम कहा जाता है। पढ़ा है आपने? बहुत अच्छे से पढ़ा है। हाँ मैम, हमने पढ़ा है लाइसोसोम। ध्यान से सुनना ये कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये ध्यान से सुनना आप कॉन्सेप्ट, हमेशा के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपका। देखो मैम, WBC सेल है और सेल का एक कंपोनेंट होता है लाइसोसोम्स। लाइसोसोम को हम कहते हैं मैम सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग, और हिंदी में कहा जाता है इनको आत्मघाती थैली। सुसाइड करने वाला, सुसाइड का मतलब होता है अपने आप को मारने वाला, सुसाइडल बैग। ठीक है, इसने सुसाइड कर लिया अपने आप का। ठीक है, कैसे कर लिया? ये भी इसमें एनडीए के पेपर में भी आया था, अगर आप देखेंगे तो, जो लास्ट संडे हुआ था एनडीए का पेपर। अब पहले सुनो लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम ऐसे एक बैग होता है, एक बैग की जैसी स्ट्रक्चर होती है हमारी सेल के अंदर, और इस बैग के अंदर क्या होते हैं? ऐसे बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं, और इन एंजाइम्स को नाम दिया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। इन एंजाइम को नाम दिया जाता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो लाइसोसोम एक बैग होता है और इस बैग के अंदर मैम हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ध्यान से सुनो इसको, कमेंट मत करो। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का पीएच वैल्यू, पीएच क्या होता है? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है, पता ही है आपको। ठीक है, इसका पीएच होता है 4 से 5 के बीच में। अब आप मुझे बताओ 4 से 5 के बीच में पीएच है तो वो नेचर में कैसा होगा? तो मैम ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम नेचर में कैसे होते हैं? एसिडिक होते हैं, क्योंकि मैम 0 to 7 जब पीएच स्केल पर वैल्यू आती है तो उसका प्रकृति, उस चीज की नेचर कैसा हो जाता है? एसिडिक या अम्लीय हो जाता है। क्लियर है? अब आपने क्या पढ़ा, मैं क्या बताना चाह रही हूं आपका, ध्यान से सुनो कि WBC ज्यादा हो गई उसको लुकेमिया बोलेंगे, और लुकेमिया होते ही ब्लड कैंसर हो जाता है। कैसे हो जाता है वो सुनो। WBC, सी का मतलब है सेल, सेल के अंदर मैम एक कंपोनेंट होता है लाइसोसोम्स। ठीक है, और लाइसोसोम को बोलते हैं हम अपने आप का सुसाइड करने वाला बैग, या अपनी सेल को मार देने वाला, या अपने आप को मार लेना। सुसाइड क्या होता है? अपने आप को मार लेना। ठीक है, इसको आत्मघाती बैग या आत्मघाती थैली कहा जाता है। ये एक बैग जैसी स्ट्रक्चर होती है, और इस बैग के अंदर लिक्विड फॉर्म में एसिडिक नेचर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। और इन एंजाइम का काम क्या होता है? इन एंजाइम का काम होता है जब भी हमारे बॉडी में, या जब भी इस सेल के पास कोई भी बाहर से हार्मफुल एलिमेंट आएगा, कोई भी बाहर से कोई खराब पदार्थ आएगा, जैसे ही इसके अंदर आएगा, कोई बैक्टीरिया, कोई भी बाहर से कोई प्रोटोजोआ, कोई भी हार्मफुल चीज आए कोई भी बाहर से, तो जैसे ही वो इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के पास आएंगे तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम अपने अंदर उसको खा जाते हैं। कैसे खा जाते हैं? इतनी रेंज में, इतने एसिडिक नेचर में बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कोई भी हार्मफुल चीज है वो सरवाइव नहीं करती है। तो मैम इस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम का काम क्या होता है? जो बाहर से फॉरेन पार्टिकल आते हैं, फॉरेन पार्टिकल क्या होते हैं? जो पार्टिकल हमारे शरीर के नहीं है, बाहर से आए हैं, उनको बोलते हैं हम फॉरेन पार्टिकल। तो वो मैम बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कुछ भी हो सकता है। जैसे ही वो आएगा इस लाइसोसोम के पास तो वो उसको खा जाते हैं। ठीक है, बट कभी कभी क्या होता है मैम, ये इतने ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनने लग जाते हैं। कब? देखो, जब आपका WBC ज्यादा है, मैंने बोला WBC ज्यादा, इतनी ज्यादा WBC बन गई है, होनी चाहिए थी हजारों में और आगे मिलियंस में, बहुत ज्यादा WBC बन गई। और जब बहुत ज्यादा WBC बन गई तो बहुत ज्यादा लाइसोसोम बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि जब WBC इंक्रीज तो सेल का कंपोनेंट इंक्रीज, जब सेल का कंपोनेंट इंक्रीज, लाइसोसोम बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनेंगे। और जब बहुत ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बनेंगे तो इस बैग के अंदर, इस बैग के ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा, इस बैग के ऊपर, ये बैग फट जाएगा। ये बैग फटेगा तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बाहर आएंगे, और बाहर आकर ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम हमारी जो सेल्स होती हैं, हमारे जो ब्लड में सेल्स होती हैं, RBC, WBC, प्लेटलेट्स या मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, इसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट, ल्यूकोसाइट, सारी सेल्स को ये मार देते हैं।
सारी सेल्स मर जाती हैं इसके अंदर, अपनी सेल को मार देते हैं ये, अपनी सेल, जिस सेल के अंदर रहता था उसी सेल को इसने मार दिया। तो इसीलिए कहा जाता है कि जब इतनी सारी सेल्स को मार देगा तो मरी, इसीलिए इसको कहा जाता है सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। और जब सेल्स मर जाएंगी तो मरी हुई सेल्स के ऊपर चार्ज तो होगा नहीं, आवेश होगा नहीं, तो वो सेल्स आपस में आकर जुड़ जाती हैं। और जब आपस में आकर जुड़ेंगी तो प्राइमरी स्टेज पर आपकी ब्लड सेल्स की, ब्लड की बात कर रही हूँ मैं यहाँ, ब्लड कैंसर की बात कर रही हूँ, तो ब्लड के अंदर बहुत सारी सेल्स आकर जुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। और वो सेल्स आकर जुड़ेंगी और उनके जुड़ने से प्राइमरी स्टेज पर आपका खून जो है, आपका ब्लड है, वो गाढ़ा होने लग जाएगा। और सेकेंडरी स्टेज में आपके ब्लड के अंदर क्लोट बनने लग जाएगा, खून अंदर ही ऐसे गांठ बन गई आपके, ऐसे खून जा रहा था, ऐसे ऐसे जा रहा था, उसके अंदर ही ऐसे डेड सेल्स आकर जम गई। और ये सेल्स जब आकर जम गई और तीसरी स्टेज पर डॉक्टर बोलेंगे आपको ल्यूकेमिया हो गया है, ये आपका कैंसर हो चुका है, ये आपका जो क्लोट बना था अंदर, ये अब कैंसर की फॉर्म में आ गया, ये गांठ की फॉर्म में आ गया है। तो उसी को बोलते हैं ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। एक बार फिर रिपीट करूं मैं कि कैसे आपको याद रखना है। देखो, WBC ज्यादा होना, उस स्टेज को बोलते हैं हम ल्यूकेमिया स्टेज। और ल्यूकेमिया स्टेज होती है तो इंसान को ब्लड कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, या फिर ल्यूकेमिया को ही ब्लड कैंसर कहा जाता है। ठीक है मैम, WBC बहुत ज्यादा होगी तो बहुत ज्यादा लाइसोसोम बनेंगे WBC के अंदर, क्योंकि लाइसोसोम किसका कंपोनेंट है? WBC का। जब बहुत ज्यादा लाइसोसोम, बहुत ज्यादा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये बैग फटेगा, फटने के बाद ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम किसको खा जाएंगे? हमारी ब्लड में जो RBC, जो आपकी प्लेटलेट, सारी इतनी सारी जो सेल्स होती हैं वो सारी को मार देता है। और मरी हुई सेल्स आपस में आकर जुड़ेंगी और गांठ सी बना लेंगी, उसी गांठ को आगे जाकर क्या कह देते हैं हम? ट्यूमर को, उसी को क्या कह देते हैं हम? ब्लड कैंसर कह देते हैं। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन क्या पूछेगा कि कौन सी ब्लड सेल्स के ज्यादा होने से ब्लड कैंसर होता है, तो आपको आंसर क्या देना है? WBC ज्यादा होने से। WBC ज्यादा होने वाली स्टेज ल्यूकेमिया। या एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, जो अभी NDA के पेपर में आया था और CDS में भी सेम पेपर आया था, सेम क्वेश्चन आया था। पूछा था कि सेल के किस कंपोनेंट के पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, आपको आंसर क्या देना था? लाइसोसोम। यह आपसे पूछेगा कि ब्लड कैंसर के टाइम पर सेल का कौन सा कंपोनेंट सबसे ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। ब्लड कैंसर के टाइम पर कोशिका का सबसे ज्यादा सक्रिय या एक्टिवेट होने वाले कंपोनेंट का नाम बताइए। क्या बोलेंगे आप? लाइसोसोम। यही आपको पढ़ना था, यही आपको पढ़ना था। ठीक है सर, इसका मनोज कुमार, इसका इलाज रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी से ही होता है। ठीक है, तो WBC की कमी ल्यूकेमिया, WBC ज्यादा, WBC की कमी ल्यूकोपीनिया, और WBC ज्यादा ल्यूकेमिया स्टेज। तो दो बीमारी तो आपकी WBC की ये हो गई। नेक्स्ट देखो, मैं आपको एक पॉइंट बोलती हूं, ध्यान से सुनना। इन केस ऑफ HIV AIDS, WBCs are decreased. In case of HIV AIDS, WBCs are decreased. HIV AIDS के समय WBC की संख्या घट जाती है। ध्यान से सुनना, HIV AIDS के समय WBC की संख्या घट जाती है। मैंने ये नहीं बोला है कि WBC कम होने से HIV AIDS होता है, नहीं, कभी नहीं हो सकता। बट मैंने ये बोला है कि जब आपके बॉडी में HIV AIDS होता है तो किसकी संख्या घट जाती है? WBC की संख्या घट जाती है। ठीक है, ठीक है, तो आपको याद रखना है, इन केस ऑफ HIV AIDS WBCs आर डिक्रीज्ड। मैंने ये नहीं बोला है कि WBC की कमी से इंसान को HIV AIDS हो जाता है, नहीं, मैंने ये बोला है कि जिस इंसान को HIV AIDS होगा उसकी WBC क्या होती है? कम होती हैं। अब क्यों होती हैं उसका आंसर सुनो। देखो, जैसे आपने सुना होगा कि डेंगू मलेरिया होता है तो इंसान की प्लेटलेट्स क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। बट कभी भी आपने ये नहीं सुना होगा कि प्लेटलेट्स कम होने से डेंगू मलेरिया हो जाता है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। दोनों अलग अलग बातें हैं। ठीक है, तो अब मैंने एक हेडिंग दी है HIV AIDS। यहां से आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे आपको यहां से क्लियर करने हैं। ठीक है, HIV AIDS क्या होता है? सबसे पहला, इस HIV की फुल फॉर्म क्या होती है?
HIV की फुल फॉर्म बहुत सारे बच्चे याद रखते हैं ह्यूमन इम्यूनो वायरस होती है मैम, नहीं, गलत हो जाएगा। आपको HIV की फुल फॉर्म बतानी है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, ये आपकी HIV की फुल फॉर्म है। अब एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एड्स की फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये होती है इनकी फुल फॉर्म। ठीक है, HIV की फुल फॉर्म क्या बतानी है? HIV की फुल फॉर्म बतानी है आपको ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कभी भी अगर ह्यूमन इम्यूनो वायरस कर दिया गलत हो जाएगा। ठीक है, और एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। देखो, एक्वायर्ड का मतलब होता है वो बीमारी जो आप एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं, मतलब जो आपको बाई बर्थ नहीं है, जो माँ के पेट से नहीं मिली है, आपके साथ जन्म के साथ नहीं आई है, आपको बाई बर्थ नहीं मिली है, आपने एनवायरनमेंट से उसको एक्वायर किया है। इम्यूनो का मतलब होता है इम्यून सिस्टम, और इम्यून सिस्टम में मेनली कौन सी सेल्स आती हैं? WBC। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? कमी। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज। सिंड्रोम को बोला जाता है ग्रुप ऑफ डिजीज। देखो, एक होता है डिजीज जिसको आप बोलते हैं बीमारी। बीमारी का मतलब है पर्टिकुलर एक टाइप की आपके बॉडी में बीमारी हुई है और एक टाइप की आप दवाइयां खा रहे हैं और उसका इलाज भी हो जाएगा। ठीक है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपको दवाइयां देंगे और उस बीमारी का, उस रोग का इलाज भी हो जाएगा। बट सिंड्रोम का मतलब होता है जिसमें बहुत सारी बीमारियां एक साथ आ जाती हैं। कभी ना कभी आपने सिंड्रोम वर्ड सुना होगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, आगे पढ़ाऊंगी मैं आपको बहुत सारे सिंड्रोम, जैकॉब सिंड्रोम, कैट सिंड्रोम। ठीक है, तो इस सिंड्रोम का मतलब क्या होता है मैम? बहुत सारी बीमारी एक साथ आना। या फिर सिंड्रोम का मतलब होता है ऐसी बीमारी जिसका कोई इलाज नहीं होता। इसीलिए आपको पता होगा HIV एड्स का इलाज किसी भी कंट्री के पास नहीं है, ना इंडिया के पास है ना किसी के पास है। क्यों? क्योंकि ये सिंड्रोम में कन्वर्ट हो जाता है। और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ डिजीज, या फिर जिसका इलाज हो ही ना पाए जिसका इलाज। तो अभी तक किसी भी कंट्री के पास HIV एड्स का इलाज नहीं है। हो गया? बता देंगे इनका मतलब? ठीक है मैम, बता देंगे। अब आओ आगे, नेक्स्ट देखो, ये जो HIV वायरस है ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? देखो, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? इन वायरस की भी फैमिली होती है, जैसे आपकी फैमिली है वैसे इन वायरस की भी फैमिली होती है। कैसे फैमिली? इनका परिवार कैसे होता है? मान लो 7-8 वायरस हैं, 7-8 विषाणु हैं, उनके एक जैसे कैरेक्टर हैं, एक जैसे उनके सिम्टम है, एक जैसी बीमारियां करते हैं, तो उनको एक अलग फैमिली में डाल दिया। ऐसे 7-8 वायरस और हैं, उनके अलग कैरेक्टर हैं, तो उनको एक और फैमिली में डाल दिया। तो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो आपको लिखना है HIV वायरस जो होते हैं वो रेट्रो फैमिली से बिलोंग करते हैं। HIV वायरस की फैमिली कौन सी होती है? रेट्रो फैमिली होती है। इनके परिवार का नाम, इनकी फैमिली का नाम होता है रेट्रो फैमिली। ठीक है, अब देखो, ये जो HIV वायरस है इसको एक चीज चाहिए। ये HIV वायरस एक ही चीज खाता है। अगर आपको HIV वायरस को, अगर आपको ग्रो करवाना है, इसको जिंदा रखना है, इस वायरस को अगर इसको एक्टिवेट रखना है, तो इस HIV वायरस को आपको देना पड़ेगा ब्लड। और ब्लड में ये क्या खाता है? WBC इसका फूड होता है। तो आपसे पूछ ले HIV वायरस का फूड क्या होता है? ब्लड। और ब्लड में क्या खाता है? WBC खाता है। WBC को खा खाकर ये बहुत जिंदा रहता है, सर्वाइव करता रहता है। ठीक है, इसीलिए मैंने बोला कि जिस इंसान को HIV एड्स होता है उसकी क्या कम हो जाती है? WBC कम हो जाती है। यही तो बात मैंने बोली थी स्टार्टिंग में। क्लियर है? बता देंगे आप। सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ डिजीज, और HIV वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है? रेट्रो फैमिली से। इसका फूड, इसका खाना क्या होता है? ब्लड। और ब्लड में क्या खाता है? WBC। अब देखो, सुनो ध्यान से,
इस HIV एड्स अगर आपको करवाना है किसी को, तो इस वायरस को अगर ग्रो करवाना है तो इस वायरस को आपको ब्लड देना पड़ेगा। तो आपके माइंड में एक बात चीज एक सेंटेंस सेट हो गया होगा कि अगर HIV एड्स फैलता है तो वो किसके थ्रू फैलता है? ब्लड के थ्रू। जब ब्लड से कांटेक्ट होता है, जब ब्लड का ब्लड से मिलना होता है, तभी वो HIV एड्स क्या हो सकता है? ग्रो कर सकता है। मतलब HIV वायरस कब हो सकता है? जब एक इंसान का खून दूसरे इंसान के खून से मिलेगा, तभी जाकर क्या फैलता है? HIV वायरस फैलता है। ठीक है, इस वायरस को अगर आपने पानी में रख दिया, नॉन एक्टिवेट हो जाएगा। इसको मुंह में ले लिया आपने, सलाइवा में, लार में ले लिया आपने, नॉन एक्टिवेट हो जाएगा। इसको आपने खाने में डाल दिया, नॉन एक्टिवेट हो जाएगा। इसको एयर में रख दिया, हवा में, नॉन एक्टिवेट हो जाएगा। सिर्फ किस में रह सकता है ये? ब्लड में। और ब्लड में किस में? WBC में। तो HIV एड्स होने के 4 रीजन होते हैं। जब ब्लड का ब्लड से कांटेक्ट होगा तभी HIV एड्स होगा। देखो कैसे, 4 में सबसे पहला रीजन है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन का मतलब क्या होता है? सुनो ध्यान से। एक इंसान का खून दूसरे इंसान को देने से, ब्लड एक्सचेंज करने से। मान लो मेरे बॉडी में HIV वायरस है, मेरे खून में HIV वायरस है और मेरे खून में क्या खा रहा है? वो WBC खा रहा है। मैंने अपना खून किसी और को दे दिया जिसमें HIV वायरस नहीं था, तो मेरा खून उसका खून, मेरे खून में WBC उसके खून में WBC, क्या हो जाएगा? HIV एड्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन। दूसरा रीजन होता है इन्फेक्टेड नीडल यूज करने से। इन्फेक्टेड नीडल यूज करने से, ठीक है, इसको हिंदी में कहा जाता है संक्रमित सुई यूज कर, नीडल यूज करने से। मान लो मेरे बॉडी में HIV वायरस है, मुझे डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, सेम इंजेक्शन किसी और को लगा दिया, तो मेरा उसका खून, मेरा WBC उसका WBC, क्या हो जाएगा? HIV एड्स। ठीक है, तीसरा यहां पर क्या होता है? तीसरा रीजन यहां पर होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से। सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, अब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट में क्या होती हैं? तो आपकी गैमेट सेल होती हैं। गैमेट सेल क्या होती हैं? तो मैम प्रजनन कोशिकाएं। गैमेट सेल क्या होती हैं? प्रजनन कोशिकाएं। वो सेल जो आपके जनन में काम आती हैं, जो प्रजनन में काम आती हैं, जो रिप्रोडक्शन में काम आती हैं। लड़कों की अलग होती हैं, लड़कियों की अलग होती हैं। लड़कों की गैमेट सेल को बोलते हैं स्पर्म, जिसको कहा जाता है शुक्राणु, और लड़कियों की कहा जाता है अंडाणु या ओवम। ठीक है, तो इन गैमेट सेल के पास होती है WBC। तो WBC, जो मेल गैमेट थी उसके पास WBC था, फीमेल के पास आ गया। ठीक है, तो ये हो सकता है क्या? HIV एड्स। और 4 नंबर पे होता है मदर टू चाइल्ड। मदर टू चाइल्ड, माँ से बच्चे में आना। माँ से बच्चे में आना, माँ अपने बच्चे को ब्लड देती है। जब बच्चा जाइगोट फॉर्मेशन में है, युग्मनज है बच्चा, अभी पेट में है, तो माँ ने अपने बच्चे को ब्लड दिया, माँ के ब्लड में था, बच्चे के ब्लड में, हो गया HIV एड्स। ये 4 रीजन हैं HIV एड्स होने के, इसके अलावा कोई भी रीजन नहीं होता है। आपने सुना होगा DD नेशनल पे एक एडवर्टाइजमेंट आता था पहले कि साथ खाना खाने से, उठने से, बैठने से, एक दूसरे के कपड़े पहनने से, जूठा खाने से HIV एड्स नहीं होता। क्यों? क्योंकि HIV वाले वायरस को क्या चाहिए होता है? इसको ब्लड चाहिए होता है। जब ब्लड का ब्लड से मिलना होगा तभी HIV एड्स फैलेगा। क्लियर है? तो ये 4 रीजन होते हैं। इसके अलावा कौन सा टेस्ट है जिसके थ्रू पता लगेगा आपको कि आपके बॉडी में HIV एड्स है या नहीं? तो उस टेस्ट का नाम होता है एलिसा। उस टेस्ट का नाम होता है एलिसा। फ्री है ये इंडिया में, कोई पैसे नहीं लगते हैं इस टेस्ट को करवाने के। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म, हिंदी में कोई फुल फॉर्म नहीं होती, इंग्लिश में ही होती है, एंजाइम लिंक्ड। इसकी फुल फॉर्म होती है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबेंट ऐसे, ये इसकी फुल फॉर्म होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबेंट ऐसे। ये टेस्ट करेंगे डॉक्टर, तो इसके थ्रू आपको पता लगेगा कि आपके बॉडी में HIV एड्स है या नहीं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि HIV एड्स सबसे पहले किस कंट्री में आया था? 1981 में USA में आया था, और 1986 में इंडिया में आया था। ठीक है, इंडिया में कब आया? 1986 में, और USA में कब आया था? 1981 में आया था। ठीक है,
और उसके बाद आपको क्या याद रखना है, देखो नेक्स्ट, देखो HIV एड्स का कोई इलाज तो नहीं है, ठीक है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या क्या हो सकते हैं। लक्षण 3 होते हैं। एक होता है भूख ना लगना, लॉस ऑफ डाइट या लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना, भूख नहीं लगेगी इंसान को। दूसरा क्या होता है यहाँ पर, दूसरा लक्षण होता है वजन कम होना, इंसान का वजन कम हो जाता है, वजन कम होना। और तीसरा होता है बुखार और सर दर्द, बहुत तेज बुखार रहता है इंसान को, हाई फीवर, हाई हेडेक, बहुत तेज सर दर्द, बहुत तेज बुखार, ठीक है। ये 3 होते हैं लक्षण। मेन होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, डाइट मतलब खाने की भूख ना लगना, हो गया। इसके बाद देखो HIV एड्स का कोई इलाज तो नहीं है, बट डॉक्टर एक ड्रग देते हैं। कौन सी ड्रग, ड्रग का मतलब होता है हैवी डोज, ड्रग का मतलब होता है हैवी मेडिसिन, ठीक है। इस ड्रग से HIV एड्स खत्म नहीं होगा, बट क्या हो जाता है इस इंसान का, देखो HIV एड्स है तो उसकी WBC कम है, WBC कम है तो इसका इम्यून सिस्टम क्या है, वीक है। इम्यून सिस्टम क्या है उसका, वीक है, क्योंकि WBC नहीं है। WBC क्या करती है, इम्यून सिस्टम बनाती है। तो ड्रग कौन सी दी जाती है, एजिडोथाइमिडीन, यहां पर ड्रग दी जाती है एजिडोथाइमिडीन। ये ड्रग HIV एड्स का इलाज नहीं है, बट ये क्या करता है, जिस इंसान को दी जाती है उस इंसान का इम्यून सिस्टम थोड़ा सा स्ट्रोंग रहता है, तो ये ड्रग दी जाती है यहाँ पे। तो कैसे क्वेश्चन पूछेगा आपको HIV एड्स से, सुनो। HIV वायरस की फुल फॉर्म ये रही, HIV एड्स की फुल फॉर्म ये, सिंड्रोम ये रहा, ठीक है। किस फैमिली से, रेट्रो फैमिली से। क्या खाता है, WBC, तो किसकी कमी हो जाती है, WBC की। लक्षण ये 3 लक्षण। कैसे हो सकता है, इन 4 रीजन से हो सकता है, ठीक है। कौन सा टेस्ट, एलिजा, कब आया था, USA से, इंडिया में 1986 में। ड्रग कौन सी देती है, एजिडोथाइमिडीन, एजिडोथाइमिडीन। जब ब्लड से कांटेक्ट होगा तभी आपके बॉडी में क्या फैलेगा, HIV एड्स। इसीलिए कहा जाता है जिस इंसान को HIV एड्स है उसके साथ उठने से, बैठने से, उसके जूठा खाने से, उसके कपड़े पहनने से HIV एड्स नहीं फैलता है। देखो इंडिया में बहुत सारी प्राइवेट MNCs हैं, बहुत सारी प्राइवेट मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, तो वो क्या करती हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट सेक्टर में तो ऐसा नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते थे पहले, आजकल तो नहीं, 2-3 साल से तो नहीं, तो वो क्या जब पता लग जाता था उनको कि यहाँ पर कोई एक काम का वर्कर है, काम करने वाला है, उसको HIV एड्स है, तो वो लोग उसको काम से निकाल देते थे। फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए एक एक्ट बना रखा है कि जिस इंसान को HIV एड्स है, आपने अगर उस इंसान को इस रीजन से निकाल दिया कि उसको HIV एड्स है, और अगर उसने जाकर FIR कर दी तो उस कंपनी का, वो कितनी बड़ी कंपनी हो, उसका लाइसेंस सेम डे कैंसिल हो सकता है। क्यों, क्योंकि HIV वायरस, या अपन इंडियंस की मेंटलिटी है, हम लोग गंवार होते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि HIV एड्स के बारे में हमें नॉलेज नहीं होता है, तो हम लोग उनको काम से निकाल देते हैं। जबकि अगर वो इंसान वहाँ पर काम कर रहा है तो वो कहाँ, उसको मतलब उसके साथ उठने से, बैठने से तो कहाँ HIV एड्स फैल रहा है, जब उसके ब्लड से कांटेक्ट होगा तभी क्या होगा, HIV एड्स होगा, ठीक है। तो ऐसे कभी भी किसी इंसान से परहेज नहीं करना चाहिए जिसको HIV एड्स है। हाँ, ब्लड या सेक्सुअल कांटेक्ट में परहेज करना चाहिए, या ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं लेना चाहिए, क्लियर है। तो ये वायरस है, ये सलाइवा में, लार में, पानी में कहीं भी एक्टिवेट नहीं रहता है, सिर्फ ये क्या खाता है, WBC। तो मैंने क्या लिखवाया आपको साइड में, मैंने आपको सबसे पहले एक पॉइंट लिखवाया था, इन केस ऑफ HIV एड्स WBCs आर डिक्रीज्ड। वही बात मैंने आपको समझाई है यहाँ पर कि कैसे हो जाती हैं, ये आपको याद रखना है। इतने सारे क्वेश्चंस साउथ अफ्रीका में सबसे पहले आया था, उसके बाद USA में आया था, जो भी पूछ रहा है मुझसे। कहा जाता है कि एक बंदर में सबसे पहले था ये वायरस, बंदर से अपने USA में किसी इंसान में आया था, और साउथ अफ्रीका के इंसान में आया था, और साउथ अफ्रीका से USA में आया था, और कहा जाता है USA से इंडिया में आया था। तो जिस इंसान को HIV एड्स होता है उसका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, तो उस इंसान को HIV एड्स नहीं, उसको बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। क्यों, क्योंकि मैम उसका इम्यून सिस्टम तो वीक है, और जब इम्यून सिस्टम वीक होता है तो इंसान को बीमारियां होती हैं। तो इसलिए उस इंसान का इम्यून सिस्टम वीक है, मतलब उसको कोई भी बीमारी हो सकती है। इसीलिए मैंने कहा HIV एड्स सिंड्रोम होता है, और सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिजीज या क्लस्टर ऑफ डिजीज।
अच्छा, ड्रग नहीं दिखा HIV एड्स का, लिख लो। ये ड्रग दी जाती है, उधर कट गया होगा बोर्ड पे, नहीं दिखा होगा, एजिडोथाइमिडीन। एजिडोथाइमिडीन। ठीक है, तो ये आपका WBC कंप्लीट, ये आपका ब्लड का एक कंपोनेंट और कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपका RBC कंप्लीट, आपका WBC कंप्लीट। अब आपको पढ़ना है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स 3 नंबर पे कौन सी सेल्स हमें पढ़नी है अब? तो मैम 3 नंबर पे पढ़नी है हमें प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को हिंदी में कहा जाता है बिंबाणु। जैसे RBCs में पॉइंट पढ़े थे वैसे ही आपको प्लेटलेट्स में पढ़ने हैं। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, देखो प्लेटलेट्स को जैसे RBC को एरिथ्रोसाइट कहते हैं, जैसे WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, वैसे प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट्स, प्लेटलेट्स का नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि प्लेटलेट्स का अदर नेम क्या है, अन्य नाम क्या है, तो आपको क्या बोलना है? थ्रोम्बोसाइट्स। और थ्रोम्बो का मतलब होता है साइंस में क्लोट, क्लोटिंग बनाने वाली। साइट का मतलब बता चुकी हूं मैं, सेल। तो ऐसी सेल, ऐसी कोशिकाएं जो क्या बनाती हैं? क्लोट। क्लोट क्या होता है? रुधिर का थक्का जमाना, रुधिर को जमाने वाली सेल्स। ठीक है, हो गया। अब देखो वैसे ही सारे पॉइंट पढ़ने। कितनी होनी चाहिए प्लेटलेट्स? तो मैं बता चुकी हूं, मेल और फीमेल में इक्वल होंगी। कितनी होंगी? तो देखो सॉरी, प्लेटलेट्स होती हैं लाखों में। कितनी? तो 4.5 to 5.5 लाख पर 100 ml HB। HB4 मैंने बताया, HB4 क्या होता है? हीमोग्लोबिन। क्या मतलब हो गया इस लाइन का? कि 100 मिलीलीटर हेमोग्लोबिन में 4.5 से 5.5 लाख होनी चाहिए। बता चुकी हूँ मैं। RBC क्या होती है? सबसे ज्यादा होती है। WBC क्या होती है? सबसे कम होती है। प्लेटलेट्स लाखों में होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखो। नेक्स्ट आता है कि प्लेटलेट्स कहाँ बनती हैं? तो जहां पर ब्लड बनता है, प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होगा? जहां पर ब्लड बनता है। और ब्लड कहाँ बनता है? तो ब्लड बोन मैरो में बनता है मैम। तो प्लेटलेट्स भी कहाँ बनेंगी? बोन मैरो में। तो फॉर्मेशन ऑफ प्लेटलेट्स इज टेक प्लेस इन बोन मैरो। बोन मैरो। और पूछा जाए बिंबाणुओं का निर्माण या प्लेटलेट्स का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा। और बोन मैरो क्या होता है? मैम आपने बताया है कि जो लंबी लंबी हड्डी होती है उसके बीच में जो खोखला पार्ट है, जो एम्प्टी स्पेस पड़ा है, उसको नाम क्या देते हैं हम? उसको बोन मैरो का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट आता है कि कितने दिन तक सरवाइव करती हैं, इनका लाइफ स्पेन कितना होता है, इनका जीवन काल कितना होता है, प्लेटलेट्स कितने दिन तक काम करती हैं। तो प्लेटलेट्स का लाइफ स्पेन होता है 8 to 10 डेज, 8 से 10 दिन का। कभी कभी बुक्स में लिखा होता है 1 वीक से लेकर 1.5 वीक, तो हो गया 1 से लेकर 1.5 वीक भी बोले तो भी आप आंसर सही कर सकते हैं। 8 से 10 दिन का। RBC का कितना था? 120। WBC का कितना था? 2 से 4 दिन। और प्लेटलेट्स का कितना है? 8 से 10 दिन का है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाती है मैम? ये डेड हो जाती हैं या इनकी मृत्यु हो जाती है। ये डेड होने के लिए कहीं नहीं जाती हैं, ब्लड में ही मर जाती हैं। और ब्लड में मरकर वापिस रीजनरेशन भी पूछे इनका, ये रीजनरेट भी कहाँ होती हैं? हिंदी में इनको कहा जाता है पुनः निर्माण। तो इनका रीजनरेशन भी वापिस कहाँ होगा मैम? ब्लड में ही होगा, क्योंकि ब्लड में ही मरी है तो ब्लड में ही क्या होती है? वापिस निकल जाती हैं। नेक्स्ट पूछे आपसे कि RBC, WBC और प्लेटलेट्स, PL फॉर प्लेटलेट्स, इनकी क्वांटिटी का रेशियो क्या होता है? तो आपको बताना है 600:1 RBC, WBC प्लेटलेट्स 1:40। ठीक है,
तो ये आपका रेशियो हो गया, अनुपात हो गया इनकी क्वांटिटी का। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि इनका फंक्शन क्या होता है। मैं अगर आपसे पूछूं प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो देखो अच्छा इसका आकार कैसा होता है, इनका शेप कैसा होता है, तो राउंड होती है, राउंड गोल आकार की होती है। ठीक है, अब आपसे पूछे कि प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, तो मैम आपने लिखा है थ्रोम्बो। थ्रोम्बो का मतलब क्या होता है, क्लोट। तो इनका अगर फंक्शन पूछा जाए एग्जाम में कि इनका काम क्या होता है, तो आपको बताना है इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग, इट हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग। और हिंदी में क्या हो जाएगा, ये रुधिर का थक्का जमाने में सहायक है, रुधिर का थक्का बनाने का काम करती हैं, ब्लड का क्लोट करवाती हैं, रुधिर का थक्का जमाती हैं, रुधिर को जमाने का काम करती हैं। थक्के का मतलब क्या होता है, क्लोट। अब मैम ब्लड क्लोट क्या होता है, आपको चोट लगती है, आपको चोट लगती है तो चोट लगने के बाद आपके ब्लीडिंग होती है, आपका खून निकलता है, कम से कम 5 से 7 मिनट तक आपकी बहुत तगड़ी वाली ब्लीडिंग होती है, बहुत ज़्यादा आपका क्या निकलता है, खून निकलता है। 5 से 7 मिनट के बाद क्या होता है, जहां पर चोट लगी है उससे खून निकलने के बाद वहां पर आपने देखा होगा कि खून निकलना बंद हो जाता है। क्यों हो जाता है बंद, क्योंकि वहां पर ब्लड का क्लोट बन जाता है। और ब्लड का क्लोट कौन बनाती है, ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में कौन बनाती है, प्लेटलेट्स। अब प्लेटलेट्स क्यों बनाती हैं, क्योंकि प्लेटलेट्स के पास क्लोटिंग वाले सारे फैक्टर होते हैं, वो सारी चीजें होती हैं प्लेटलेट्स के पास जो ब्लड का क्लोट करवाती हैं। अब क्या क्या होता है ब्लड का क्लोट करवाने वाला फैक्टर, तो वो देखो। एक बात आपको हमेशा याद रखना है कि क्लोटिंग कहाँ होती है, क्लोटिंग हमेशा हमारे शरीर के आउटसाइड होती है, क्लोटिंग हमेशा बाहर की साइड होती है। अंदर जो ब्लड फ्लो कर रहा है उसमें कभी भी क्लोटिंग नहीं होती, ना ही होनी चाहिए। अगर अंदर क्लोटिंग हो जाएगा तो फिर मैम काम कैसे चलेगा, मतलब अंदर तो फिर ब्लड का सर्कुलेशन ही खत्म हो जाएगा, फिर तो इंसान को हार्ट अटैक आ सकता है मैम। तो क्लोटिंग हमेशा कहाँ होती है, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी। देखो देखो ब्लड का क्लोट करवाने के लिए क्या क्या चाहिए आपको, तो मैंने यहां लिखा है ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, हिंदी में होगा थक्का जमाने वाले कारक, थक्का जमाने वाले कारक। ठीक है, ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। क्या क्या चाहिए आपको ब्लड का क्लोट करवाने के लिए, इन प्लेटलेट्स के पास क्या क्या होता है। ठीक है, सबसे पहला आपके पास होना चाहिए एक मिनरल, एक खनिज पदार्थ। कौन सा, तो कैल्शियम। क्वेश्चन आता है कि कौन सा खनिज पदार्थ, कौन सा खनिज पदार्थ ब्लड का क्लोट, थ्रोम्बोसाइट तो इसको बोलते हैं सर प्लेटलेट्स को, और फाइब्रिनोजन प्रोटीन अभी बताते हैं क्या होता है अमित कुमार। ठीक है, देखिए कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है, मिनरल खनिज पदार्थ होता है। कहाँ कहाँ होता है कैल्शियम, हमारे बालों में, नाखूनों में, दांतों में, हड्डियों में। तो इसके अलावा भी हमारे बॉडी में कैल्शियम होता है। देखो ये कोई भी बता देगा कि कैल्शियम हमारे नाखूनों में होता है, बालों में होता है, हड्डियों में होता है, तो ये सब सारा कोई बता देगा आपको। आपसे आज के बाद कोई पूछे कि कैल्शियम कहाँ होता है, तो आपको आंसर देना है कि हमारे ब्लड में भी कैल्शियम होता है। और हमेशा ब्लड वाला कैल्शियम क्या करवाता है, ब्लड का क्लोट करवाता है। ब्लड वाला कैल्शियम क्या करवाता है, ब्लड का क्लोट। तो एक तो मैम हमें कैल्शियम चाहिए ब्लड का क्लोट करवाने के लिए। दूसरा आपको क्या चाहिए यहाँ पर, दूसरा आपको चाहिए एक विटामिन। आपने सुने होंगे बहुत सारे विटामिन होते हैं, आगे पढ़ने भी हैं आपको। एक विटामिन चाहिए, एक विटामिन चाहिए। कौन सा विटामिन, तो विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के पढ़ा है ना, A, D, E, K, B और C विटामिन होते हैं, आगे पढ़ने भी हैं आपको। ठीक है, पूछे कौन सा विटामिन, ये विटामिन के कहाँ होता है, तो ये भी ब्लड के अंदर होता है, ये भी ब्लड के अंदर होता है। तीसरा आपको कुछ प्रोटीन चाहिए, वो प्रोटीन जो ब्लड का क्लोट करवाते हैं। याद करो मेरी प्लाज्मा वाली क्लास जहां पर मैंने पढ़ाया था, बहुत सारे प्रोटीन जो क्या करवाते हैं, ब्लड का क्लोट करवाते हैं। तो वही प्रोटीन आपको वापस यहां लिखने हैं। देखो कौन कौन से प्रोटीन लिखने हैं आपको। नंबर 1 इज थ्रोम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन सेम नाम हिंदी में। नंबर 2 इज प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। नंबर 3 इज
फाइब्रीन प्रोटीन। नंबर 4 पे आता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन। और नंबर 5 पे आता है ग्लोब्यूलिन प्रोटीन। कितने हो गए? 5 प्रोटीन। थ्रोम्बिन, सेम नाम हिंदी में, थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन। ये कितने प्रोटीन हो गए? 5। तो ये 5 प्रोटीन चाहिए आपको, एक विटामिन के चाहिए, एक कैल्शियम चाहिए, और ये आपस में जुड़कर क्या कर देते हैं? खून को जमाने का काम कर देते हैं। खून जम जाता है इनकी प्रेजेंस से। तो ये सारी चीजें मिलेंगी और क्या बन जाता है? ब्लड का क्लोट बन जाता है, ब्लड क्लोटिंग हो जाती है। और ब्लड क्लोटिंग कहाँ होती है? रुधिर का थक्का जम जाता है। ब्लड क्लोटिंग हमेशा कहाँ होती है? आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, आउटसाइड द ह्यूमन बॉडी, मतलब मानव के शरीर के बाहर, अंदर की साइड नहीं होनी चाहिए, मानव के शरीर के बाहर, मानव के शरीर के बाहर, शरीर के बाहर, ये आपको याद रखना है। अब एक क्वेश्चन और आता है कि क्लोटिंग में टाइम कितना लगता है? क्लोटिंग टाइम कितना होता है? तो क्लोटिंग टाइम होता है 4 से 5 मिनट। पूरी प्रोसेस को 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। अब एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएंगे? बड़ा सीधा क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत सीधा क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा एक मिनरल है, कौन सा एक खनिज पदार्थ है जो ब्लड का क्लोट करवाता है? दैट इज कैल्शियम। कहाँ का कैल्शियम? ब्लड का। कौन सा एक विटामिन है जो ब्लड का क्लोट करवाता है? विटामिन के। कहाँ वाला? ब्लड वाला। फिर पूछेगा कौन कौन से प्रोटीन है जो ब्लड का क्लोट करवाते हैं? थ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिन, फाइब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन। और इनमें से मेन प्रोटीन कौन सा बताया था मैम ने? तो फाइब्रिनोजन प्रोटीन इज द मेन प्रोटीन फॉर ब्लड क्लोटिंग। ये पढ़ाया था मैंने, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें मिलती हैं और वो क्या बना देती हैं? ब्लड का क्लोट बना देती हैं। तो आपको ये बात याद रखनी है। अब एक बात बताओ मैम, आप बोल रही हैं कि क्लोटिंग हमेशा आउटसाइड होती है, बट मैम इतनी सारी चीजें हमारे ब्लड के अंदर हैं, तो अंदर क्लोटिंग क्यों नहीं होती मैम? ये सारी चीजें हमारे ब्लड के अंदर हैं, ये ब्लड प्रोटीन होते हैं, ये ब्लड वाला विटामिन, ये ब्लड वाला कैल्शियम। तो मैम हम ऐसा क्यों नहीं होता कि किसी दिन अंदर ही ब्लड का क्लोट हो जाए? अंदर ही क्लोट होंगी तो इंसान को सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। अंदर क्लोटिंग का मतलब समझ रहे? कैसे? सुनो ध्यान से, देखो कैसे। मान लो ऐसे आपके बॉडी में ऐसे 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 खून जा रहा है। कैसे कैसे कैसे? तो ऐसे 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 खून जा रहा है ना? और इस खून के अंदर इतनी सारी चीजें हैं, और इस खून ने एक दिन सोचा कि हम तो अंदर ही क्लोटिंग कर लेंगे, ऐसे ऐसे अंदर ही जमा दिया हमने खून। तो मैम मतलब ये खून जम गया, ऐसे खून जम गया इसके अंदर, मतलब ये खून फ्लो नहीं करा। खून फ्लो नहीं करा तो मैंने बताया है ब्लड के अंदर सब कुछ घुला हुआ होता है, और ब्लड के अंदर कौन सी गैस घुली हुई होती है? ऑक्सीजन। इसका मतलब ये मैम खून नहीं बहा, तो मैम क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो सकता है, और इंसान को अटैक आ सकता है, और इंसान की क्या हो सकती है? डेथ हो जाती है। ठीक है। तो मैम ऐसा क्यों नहीं होता कि अंदर ही क्लोटिंग हो जाए? तो क्योंकि ये तो क्लोटिंग वाले फैक्टर है। एक आपके बॉडी में होता है एंटी क्लोटिंग फैक्टर, जो इनके अगेंस्ट काम करता है। एंटी क्लोटिंग फैक्टर, एंटी क्लोटिंग फैक्टर, और हिंदी में इसको कहा जाता है थक्का नहीं जमाने वाला कारक। वो थक्का जमाने वाले हैं, ये थक्का नहीं जमाने वाले कारक, थक्का नहीं जमाने वाले कारक। नाम क्या होता है? मैंने इसको स्टार कर दिया है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ है और आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। और इसका नाम क्या होता है? हैपरीन। हैपरीन, हिंदी में इसको हिपैरीन भी कहा जाता है, हिंदी में इसको हिपैरीन भी कहा जाता है। ये इनके अगेंस्ट काम करता है। आपके ब्लड में हिपैरीन भी है और ये भी है। हिपैरीन का अमाउंट ज़्यादा होता है तो वो इनको जमने नहीं देता है। अब ये हिपैरीन कौन बनाता है? तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। मैंने बताया है लीवर बहुत काम करता है, तो इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। ठीक है। जिस दिन आपके बॉडी में हैपरिन की कमी होगी, उस दिन आपके बॉडी में क्लोटिंग वाले फैक्टर ज्यादा होंगे, उस दिन आपके बॉडी में अंदर ही क्लोटिंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और इंसान की नसें फट सकती हैं, इंसान को अटैक आ सकता है।
ठीक है। अब अगर आपके बॉडी में हिपैरिन की कमी हो गई तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर आपको आर्टिफिशियल हिपैरिन देते हैं, आर्टिफिशियल हिपैरिन देंगे, कृत्रिम हेपरिन देंगे आपको, ठीक है। और आर्टिफिशियल हिपैरिन क्या होता है, हीरुडिन, हीरुडिन, हीरुडिन नाम होता है इसका, ठीक है। और ये हीरुडिन कहाँ से मिलता है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवा ऑफ लीच, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवा ऑफ लीच। लीच जो मुझे पता है सब लोग जानते हैं, जोंक के लार में पाया जाता है, जोंक के लार में पाया जाता है। ओहो कट गया बोर्ड पे, सारी मेहनत बेकार चली गई। चलो इधर लिखती हूँ, कोई बात नहीं, यहां लिखती हूँ, देखो वहां नहीं दिख रहा है, देखो। तो अगर इस हिपैरिन की कमी होगी तो आपको आर्टिफिशियल हिपैरिन दिया जाएगा, और किस फॉर्म में दिया जाता है, हीरुडीन की फॉर्म में। या तो इंजेक्शन लगाएंगे डॉक्टर या आपको टैबलेट देंगे। और ये हीरुडीन, कोई बात नहीं कट रहा है, मेरे को समझ में आ गया। और ये हीरुडीन ये कहाँ से बनाया जाता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय लीच, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय सलाइवा ऑफ लीच। ये कहाँ पाया जाता है, सलाइवा ऑफ लीच, लीच के लार में पाया जाता है। लीच क्या होती है, जोंक, जोंक के लार में पाया जाता है। ये आपके क्वेश्चंस देखो अब कैसे क्वेश्चन आएंगे। ये तो क्लोटिंग वाले फैक्टर, आप बोलेंगे उस प्रोटीन का, ये पैरिन प्रोटीन की फॉर्म में होता है, ठीक है। बोलेंगे उस प्रोटीन का नाम बताओ, या पूछ सकते हैं कि उस फैक्टर का नाम बताओ जो एंटी क्लोटिंग फैक्टर होता है, जो क्लोट नहीं जमने देता है। आपको आंसर क्या देना है, दैट इज हिपैरिन। हिपैरिन का प्रोडक्शन कौन करता है, लीवर, ठीक है। और हिपैरिन अगर कमी हो जाएगी तो आर्टिफिशियल हिपैरिन किसकी फॉर्म में दिया जाएगा, हीरुडीन। और वो कहां से मिलता है, लीच के सलाइवा से, जोंक के लार से, जोंक के लार से। ये इतने सारे क्वेश्चंस किससे थे, क्लोटिंग से। क्लोटिंग कहाँ होती है, हमेशा आउटसाइड, अंदर क्लोटिंग नहीं होनी चाहिए। अंदर क्लोटिंग होगी तो ब्लड का सर्कुलेशन खत्म होगा और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन खत्म होगा और इंसान की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये हिपैरिन क्या होता है, इसका अमाउंट ज्यादा होता है तो ये इनका अमाउंट कम होता है, तो ये ब्लड सर्कुलेट होता रहता है, क्लोटिंग नहीं होती है। बट जैसे ही चोट लगेंगी तो ये सारी चीजें बाहर निकलेंगी, और बाहर निकलेंगी तो बाहर हिपैरिन होता नहीं है, हिपैरिन अंदर होता है, ठीक है। बाहर निकलते ही खून के साथ जब ये निकलती हैं तो क्या हो जाता है, बाहर निकलते ही ये सब मिलकर ब्लड का क्लोट बना देंगे। क्लोट बनाने का मतलब है खून जम गया, जहां चोट लगी थी वहां पे खून क्या हो गया, जम गया, ठीक है। सलाइवा, सलाइवा है, ये सलाइवा का मतलब होता है लार, और लीच का मतलब होता है जोंक, जोंक हिंदी में जोंक बोलते हैं उसको, ठीक है। तो मतलब मैम जब चोट लगेगी तो सारे प्रोटीन्स और सारा विटामिन के और सारा कैल्शियम ब्लड वाला आएगा, और आकर क्या करेगा मैम, तो आकर सारा खून को जमा देंगे, और जो खून जम रहा था, जिसकी ब्लीडिंग हो रही थी, तो वो क्या हो जाएगा, तो वो आपका खून निकलना बाहर बंद हो जाएगा, और इंसान की क्या हो जाएगी, नहीं विजय लक्ष्मी नहीं, सारे प्रोटीन नहीं बनाता है, कुछ कुछ बनाता है लीवर, सारे नहीं कह सकते आप, ठीक है। तो ये आपको प्लेटलेट्स में पढ़ना है, ये होता है प्लेटलेट्स का काम। आपसे पूछे आरबीसी का काम, ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट करना। आपसे पूछे WBC का काम, तो WBC का काम क्या होता है, तो इम्यून सेल्स। आपसे पूछे प्लेटलेट्स का काम, तो प्लेटलेट्स का काम क्या होता है मैम, क्लोट बनाना, ठीक है। अब बात आती है कि अगर प्लेटलेट्स की कमी ज़्यादा हो गई तो हमें कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। प्लेटलेट्स कम ज़्यादा होने से क्या हो सकता है, ठीक है। प्लेटलेट्स कम ज़्यादा होने से क्या हो सकता है, देखो किसी दिन आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी हो गई,
प्लेटलेट्स डिक्रीज होगी, देखो मैंने डिक्रीज का सिंबल बना दिया, प्लेटलेट्स की कमी हो गई। तो प्लेटलेट्स की कमी होगी तो मतलब मैम किसी इंसान के बॉडी में प्लेटलेट्स की कमी है और उस इंसान को चोट लग गई तो उसमें क्लॉट नहीं बनेगा, क्लॉट नहीं बनेगा तो उस इंसान के खून क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा बाहर निकल जाएगा और इंसान को ब्लीडिंग हो जाएगी। ठीक है, उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलेंगे कि या तो उसकी ब्लीडिंग इंक्रीज हो जाती है, ब्लीडिंग इंक्रीज, खून ज़्यादा निकलेगा उस इंसान का, या उसमें क्लोटिंग होगी नहीं, तो नो ब्लड क्लोटिंग, या उसमें क्लोट ही नहीं बनेगा, रुधिर का थक्का नहीं जमेगा। अब प्लेटलेट्स ज़्यादा होने से क्या हो सकता है, प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गई, किसी दिन आपके बॉडी में प्लेटलेट्स की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आ गई, तो मैम इतनी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत ज़्यादा होने से कुछ नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हो गई, तो इतनी ज़्यादा अगर प्लेटलेट्स हो गई तो मैम जब प्लेटलेट्स ज़्यादा हो गई हैं तो हैपरिन कम हो गया, हैपरिन कम हो गया तो मैम क्या हो सकता है, इतनी ज़्यादा प्लेटलेट्स हो गई कि वो अंदर ही क्लोट बना देंगी, मतलब अब अंदर ही क्लोटिंग होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं और उस स्टेज को बोलते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिस, थ्रोम्बोब्लास्टिस। ठीक है, हिंदी में इसको लिख सकते हैं थ्रोम्बोब्लास्टिस। ब्लास्ट का मतलब होता है ब्लास्ट करना, किसका, तो धमनियों सिराओं का ब्लास्ट कर जाना। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं क्लोटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, क्लोटिंग इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। क्लोटिंग होनी कहाँ चाहिए थी, मैम ने बताई थी आउटसाइड, और अंदर ही क्लोटिंग हो जाती है। ठीक है, सोमरेंद्र सैनी, अगर आपको लगता है कि ऐसी साइंस किसी ने नहीं पढ़ाई है आज तक तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर कमेंट। ठीक है, तो क्लोटिंग अंदर हो जाएगी। थ्रोम्बो का मतलब है क्लोट, ब्लास्ट का मतलब क्लोटिंग की वजह से ब्लास्ट हो जाएंगी। देखो कैसे, ये आपकी धमनी या सिराएं हैं, धमनी सिराएं क्या होती हैं, जिनके अंदर खून फ्लो करता रहता है, इसके अंदर ही क्लोटिंग होगी, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, आर्टरी वेन क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी, ब्लास्ट कर जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा एक बीमारी और होती है जिसको बोला जाता है हेमोफीलिया, हेमोफीलिया, या इसको नाम दिया जाता है हीमोफीलिया, दोनों ही नाम सही है, हीमोफीलिया या हेमोफीलिया, हीमोफीलिया या हेमोफीलिया, कोई भी नाम लो आप, दोनों आंसर सही है। ठीक है, आप ब्लड कितना डोनेट कर सकते हैं, तो सर आप लड़के हैं, लड़कों में मिनिमम देख लीजिए, एक बच्चा पूछ रहा है मुझसे, लालू पटना वाले पूछ रहे हैं कि मैम हम कितना ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो सुनो, जो लड़के होते हैं, लड़कों में मिनिमम होनी चाहिए 14 और मैक्सिमम होनी चाहिए 17 यूनिट, HB यूनिट। ठीक है, और एक यूनिट में ब्लड कितना होता है, तो एक यूनिट में ब्लड होता है ऑलमोस्ट 350 ml, 350 ml। और लड़कियों में कितना होना चाहिए, तो लड़कियों में होता है 10 to 14, 10 to 14। तो बेटा अगर आप में 17 आ रही हैं तो आप 1 यूनिट ब्लड डोनेट कर सकते हैं, 18, 19, 20 आ रही हैं, जितनी ज़्यादा आ रही हैं उतनी आप डोनेट कर सकते हैं, बट मिनिमम लड़कों में 11 से 12 तो होनी चाहिए यूनिट, इससे कम होगा तो डॉक्टर बोल देगा आप में खून की कमी हो गई है, आप में खून की कमी होगी। लड़कियों में मिनिमम 9 से 8 तो होनी चाहिए हेमोग्लोबिन यूनिट। ठीक है, PDF मिल जाएंगे बेटा, रेसी जी PDF मिल जाएंगे, PDF मिल जाएंगे। विजय लक्ष्मी कह रहे हैं मैम मैं 12th बायोलॉजी से की हूँ बट बहुत सारे पॉइंट आपसे पढ़कर जान रही हूँ। ओके, थैंक यू सो मच। हाँ, हार्ट अटैक भी आ सकता है शाहरुख खान, पढ़ाएंगे आगे, शाहरुख खान रुक जाओ। ठीक है, धमनी सिरा क्या होता है बेटा, ये अपने बॉडी में बहुत सारी वाहिकाएं होती हैं, डक्ट होती है, पतली पतली नली होती है, जैसे नाली नहीं होता, नाली से कीचड़ जाता है, पानी जाता है, वैसे ऐसे नली होती है बेटा, आर्टरी और धमनी और सिराएं, आगे पढ़ाएंगे आपको, जिसके अंदर आपका ब्लड ऐसे फ्लो करता है। ठीक है, परसेंटेज में नहीं बोल सकते सर बेटा, हम परसेंटेज में ब्लड नहीं बोल सकते, नहीं परसेंटेज में नहीं बोल सकते लालू गुप्ता। ठीक है, तो एक में बीमारी बताती हेमोफीलिया या हीमोफीलिया।
इस बीमारी का एक दूसरा नाम होता है, इसको बोलते हैं रॉयल डिजीज। रॉयल का मतलब क्या होता है? शाही बीमारी। शाही खानदान में सबसे पहले हुई थी ये। किसके खानदान में हुई थी? तो क्वीन विक्टोरिया के खानदान में सबसे पहले हुई थी। अब क्वीन विक्टोरिया कौन थी आपको पता ही है, वो रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थी, तो सबसे पहले उसमें हुई क्वीन विक्टोरिया में, तो इस बीमारी का नाम वहीं से पड़ गया रॉयल डिजीज या शाही बीमारी। ठीक है, और ये बीमारी क्या होती है? ये बीमारी होती है एक जेनेटिक डिजीज। ये एक जेनेटिक डिजीज है। और जेनेटिक का मतलब क्या होता है मैम? जेनेटिक को हिंदी में कहा जाता है मैम आनुवांशिक बीमारी। आनुवांशिकी पढ़ा होगा आपने, आनुवांशिक बीमारी। जेनेटिक का मतलब क्या होता है? ऐसी बीमारी जो आगे से आगे ट्रांसफर होती है, जो आगे से आगे ट्रांसफर होती है। कैसे? जैसे आप में, आपकी मम्मी में थी, आप में आ गई, आपसे आपके बच्चों में आ गई, आपके बच्चों से आपके बच्चों में चली गई, जो आगे से आगे पर दर पीढ़ी दर आगे से आगे चलती रहती है, उसको बोलते हैं जेनेटिक। ठीक है, तो इसको रॉयल डिजीज क्यों बोलते हैं? क्वीन विक्टोरिया की फैमिली में सबसे पहले हुई थी, वहीं से इसका नाम पड़ गया रॉयल डिजीज। उसके अलावा देखो इस बीमारी में क्या हो जाता है? इस बीमारी में इंसान में प्लेटलेट्स बनती ही नहीं है, प्लेटलेट्स बनना बंद हो जाती हैं, प्लेटलेट्स का बनना बंद हो जाता है। अब मुझे बताओ कि अगर इस इंसान में प्लेटलेट्स ही नहीं है, तो प्लेटलेट्स नहीं है तो क्या नहीं बनेगा? क्लोट नहीं बनेगा। तो ऐसे इंसान को जब चोट लगती है तो उसमें या तो क्लोटिंग में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, और जितना ज़्यादा क्लोटिंग में टाइम लगेगा उतना ज़्यादा ब्लीडिंग ज़्यादा होगा, है ना? या क्या होगा? या बहुत ज़्यादा उसमें खून ब्लीडिंग हो जाएगी, या उसमें क्लोट बनेगा ही नहीं। तो ऐसे इंसान को चोट लगती है, छोटा मोटा एक्सीडेंट होगा तो इसका सारा खून बाहर आ जाता है, सारा खून बाहर, इंसान की डेथ। अरे भैया खून के बिना कैसे सरवाइव कर लेंगे? खून किसको ट्रांसपोर्ट करता है? ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन तो जिंदा रहने के लिए जरूरी है। वो बोलने की बातें होती हैं कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी होती है। जिंदा रहने के लिए मुलाकात नहीं, जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, जिंदा रहने के लिए ब्लड, जिंदा रहने के लिए खाना, फूड, ग्लूकोज, ये जरूरी होते हैं। मुलाकात के बिना तो रह सकते हैं, है ना, बट जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन, ब्लड, खाना जरूरी होता है। हो गया? तो ये आपकी प्लेटलेट्स की बीमारियां। क्या क्या बीमारी? कमी होने से क्या हो सकता है? तो मैम क्लोट नहीं बनेगा। ज़्यादा होने से अंदर ही क्लोटिंग हो सकती है। या हीमोफीलिया क्या होती है मैम? ये एक आनुवांशिक रोग है मैम, और इस बीमारी में क्या हो जाता है मैम? क्लोट नहीं बनता है। क्यों नहीं बनता? क्योंकि मैम ऐसे इंसानों में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। ठीक है, अब देखो आपने सुना होगा कि जब आपको डेंगू और मलेरिया होता है, मैम मैं पीसीएम से हूं फिर भी मुझे समझ में आ रहा है। अरे तो क्या हुआ, पीसीएम से है तो क्या समझ में नहीं आना चाहिए था? अच्छी बात है। चलो आगे पढ़ाया जाए। क्वीन विक्टोरिया महारानी है धनराज, महारानी कहाँ की? इंग्लैंड की महारानी है, नहीं थी। हाँ बिल्कुल होता है छोटू राम, बोन मैरो में पानी होता है, बिल्कुल होता है। ठीक है, अब देखो आपने सुना होगा जब आपको डेंगू और मलेरिया होता है, कभी ना कभी आपको डेंगू हुआ होगा, तो इन केस ऑफ डेंगू और मलेरिया प्लेटलेट्स आर डिक्रीज्ड। डेंगू और मलेरिया के समय प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। अब इस रीजन को भी सुन लेते हैं, ऐसा क्यों होता है? सुन तो रखा होगा बट होता क्यों? ओ सॉरी, डेंगू मलेरिया लिखना है मुझे, बट होता क्यों है वो सुन लीजिए आज। डेंगू मलेरिया, ठीक है। डेंगू को हिंदी में बोलते हैं हड्डी तोड़ बुखार, हड्डियों को तोड़ने वाली बुखार, हड्डी तोड़ बुखार, ठीक है। अच्छा, मनोज कुशवाहा बोल रहे हैं अमेजिंग साइंस इन 545 रुपीज ओनली, आई एम स्पेंड 15,000 रुपीज ऑल साइंस बट नॉट गुड। ओके, थैंक यू सो मच, अगर आपको ऐसा लगता है तो ठीक है, थैंक यू सो मच, है ना। देखिए डेंगू और मलेरिया क्या होता है डेंगू के टाइम पर और क्या होता है मलेरिया के टाइम पर। आपसे कोई पूछे डेंगू क्यों होता है तो आप बोलते हैं मच्छर के काटने से होता है, आपसे पूछे मलेरिया क्यों होता है तो आप बोलते हैं मच्छर के काटने से होता है। बट आज के बाद ऐसा मत बोलना,
क्योंकि मच्छर तो बेचारे बेकसूर होते हैं, ठीक है। क्यों? सुनो ध्यान से। साइंस में दो चीजें होती हैं, एक होता है पैथोजन, पैथोजन को हिंदी में कहा जाता है रोगजनक, रोगजनक। पैथोजन क्या होता है? जो रोग करने वाला मेन होता है। अरे भैया छोटू राम कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? ब्लड में क्या होता है? बोन मैरो में ब्लड होता है और ब्लड में प्लाज्मा, और प्लाज्मा में कल पढ़ाया नहीं था मैंने कितना पानी होता है। तुम छोटू राम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है, जितना पढ़ाया था उतना पढ़ो। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। ब्लड है, ब्लड में प्लाज्मा है, प्लाज्मा में पानी है, तो हो गया नहीं क्या ब्लड में बोन मैरो में पानी, ठीक है। देखो पैथोजन क्या होता है? तो पैथोजन होता है जो आपको मेन डिजीज कोज करता है, वो चीज, वो कोई केमिकल या कोई इन्फेक्शन जो आपको मेन आकर बाहर से अटैक करता है। एक होता है वेक्टर, वेक्टर का मतलब होता है वाहक, वाहक। वेक्टर क्या होता है? जो पैथोजन को अपने अंदर लेकर घूमता है। वेक्टर क्या होता है? जो पैथोजन को कैरी करता है, उसको वेक्टर कहा जाता है, ठीक है। अब डेंगू में पैथोजन कौन होता है? तो डेंगू में पैथोजन होता है एक वायरस। कौन सा वायरस? अरबो वायरस। कौन सा वायरस? अरबो वायरस, ठीक है, ठीक है। हाँ हिंदी में मिलेंगी पीडीएफ इमरान खान, बिल्कुल मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलेंगी, ठीक है। तो पैथोजन कौन होता है? अरबो वायरस, और हिंदी में बोलेंगे इसको अरबो विषाणु, अरबो विषाणु। अब ये अरबो वायरस किसके अंदर रहता है? मच्छर के अंदर। तो इस मच्छर, इसका क्या हो गया? वेक्टर। तो मच्छर कौन सा होता है? तो मच्छर यहां पर होता है फीमेल, फीमेल एडीज इजेप्टी, फीमेल एडीज इजेप्टी, ठीक है। तो जैसे ही आपको हिंदी में बोलेंगे मादा एडीज इजेप्टी, मादा एडीज इजेप्टी। तो जैसे ही आपको इस मच्छर ने काटा, इस मच्छर का नाम होता है टाइगर मॉस्किटो, इसको टाइगर भी बोलते हैं। सोचो मच्छरों का भी टाइगर होता है, टाइगर मॉस्किटो, ठीक है। तो जैसे ही आपको मच्छर ने काटा तो आपके बॉडी में कौन सा वायरस आएगा? अरबो वायरस। और ये अरबो वायरस क्या खाता है? तो इस अरबो वायरस का फूड क्या होता है? तो इसका फूड होता है मैम क्या? प्लेटलेट्स। तो इसीलिए कहा जाता है जब आपको डेंगू होता है तो आप में क्या हो जाता है? तो आप में क्या हो जाता है? आप में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, आप में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, ठीक है, हो गया। तो आपसे पूछे मत डेंगू किसकी वजह से होता है, तो आपको आंसर देना है कि डेंगू का पैथोजन अरबो वायरस होता है। उसका वेक्टर कौन होता है? मच्छर। कौन सा मच्छर? मच्छर की एक जाति है फीमेल, फीमेल मच्छर है एडीज इजेप्टी। ऐसे ही देखो मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया में पैथोजन रोगजनक कौन होता है? तो एक प्रोटोजोआ होता है। प्रोटोजोआ एक बैक्टीरिया की जाति होती है। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम, 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 ठीक है। और ये प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन होता है? इसका वाहक कौन होता है? तो इसका वेक्टर मतलब इसको कैरी कौन करता है, ठीक है। तो वो होता है फीमेल एनाफ्लीज, एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर। तो जैसे ही आपको फीमेल एनाफ्लीज मच्छर ने काटा, आपको काटते ही आपके बॉडी में क्या आएगा? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का फूड क्या होता है? प्लेटलेट्स। तो इसीलिए कहा जाता है इन केस ऑफ डेंगू एंड मलेरिया प्लेटलेट्स आर डिक्रीज्ड, प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाती है। वेक्टर मीनिंग सदिश, वेक्टर मीनिंग नहीं 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 वो नहीं है, ये गलत बोल रहे हैं आप शाहरुख खान, नहीं नहीं, ठीक है। वेक्टर का मतलब यहां पर होता है वाहक, जो इसको पैथोजन को कैरी करता है, ठीक है। ये आपका ब्लड वाला चैप्टर में कंपोनेंट्स आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आज क्या क्या पढ़ाया मैंने ब्लड में? मैंने ब्लड में प्लाज्मा, मैंने ब्लड में आरबीसी, मैंने ब्लड में डब्ल्यूबीसी, मैंने ब्लड में प्लेटलेट्स, इतने सारी चीज़ें पढ़ाई मैंने आपको। और इन सारी की सारी चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं और हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं।
ठीक है, तो इतने सारे आपको कंपोनेंट्स किस में याद करने थे? तो मैम ये सारे के सारे हमें कहाँ याद करने थे? ये सारे के सारे कहाँ याद करने थे? तो कहाँ पर? आपको ब्लड में याद करने थे। हाँ, आरआरबी जेई के लिए भी है बेटा, साइंस हमेशा कॉमन रहती है, साइंस कोई अलग चेंज थोड़ी ना हो जाएगी। अब प्लेटलेट्स जो है वो प्लेटलेट्स ही रहेंगी, चाहे आप आरआरबी जेई दो चाहे आप स्टेट पीसीएस दो, बट लेवल थोड़ा सा चेंज हो जाता है। और इस साइंस को, इस बैच को अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया तो आप कोई भी एग्जाम दें उसमें ये साइंस हमेशा काम आएगी, चाहे आप आरआरबी जेई दें, चाहे आप स्टेट पीसीएस दें, चाहे आप एनडीए सीरीज दें, चाहे आप सीजीएल दें, चाहे आप सीपीओ दें, चाहे आप एनटीपीसी का एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें, साइंस हमेशा कॉमन रहनी ही है। ठीक है। हाँ पवन सिंह, आज पीडीएफ मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? बिल्कुल, ब्लड के चैप्टर का आपको आज पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में डल जाएगा पीडीएफ, है ना? हाँ, लेवल बहुत सही है बेटा आरआरबी में, ऐसे अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सारे आरआरबी जेई के क्वेश्चंस आप लगा दोगे। तो अब मुझे बताओ, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आज 3 क्लास हो गई है बायोलॉजी की, तुम लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मैं इससे ज़्यादा कैसे पढ़ाऊँ? नागिन डांस करके पढ़ाऊँ क्या? 1-2 को समझ में नहीं आ रहा है तो जल्दी बताओ, समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी बताओ, सब समझ में आ रहा है? जल्दी बताओ, मजा आ रहा है ना? जितने बच्चे देख रहे हैं सारे कमेंट करके बताओ। इमरान खान वेक्टर फीमेल क्यों होते हैं? क्योंकि फीमेल मॉस्किटो का इम्यून सिस्टम वीक होता है तो इजीली उसके ऊपर भी अटैक कर जाता है। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम सर थ्रोम्बोसाइट होता है। अगर आपका एमपी बीएड की पेपर में आया था तो आपको थ्रोम्बोसाइट लिखना था। आज का ज्यादा क्लास मस्त लगा, अच्छा कल का नहीं लगा आपको? अच्छा बहुत अच्छा मैम, ओके एक्सीलेंट मैम, हाँ मैम ठीक है। अच्छा तुम लोगों को टाइम्स कोचिंग के बारे में पता कैसे लगा? ये बताओ, तुम लोगों ने ये बैच कैसे ज्वाइन किया? 5-7 मिनट बात करते हैं, बहुत पढ़ लिया आज। ये बताओ कि इंटरेक्शन भी जरूरी है ना, हमें पता लगना चाहिए ना आप लोग कहाँ से पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अच्छा बहुत सही, बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। तुम लोगों को इस बैच के बारे में पता कैसे लगा? साइंस स्पेशल के बैच के बारे में पता कैसे लगा? ये बताओ मुझे सब लोग, जल्दी बताओ कैसे पता लगा हमारे साइंस स्पेशल बैच के बारे में? मैम मज़ा आ रहा है? नो वर्ड्स? ओके ओके, यस मैम मज़ा आ गया, ऐसा कभी नहीं पढ़ा। ओके आ रहा है मैम, पर एक डाउट भी होता है, उसे क्लियर करें। हाँ बिल्कुल डाउट क्लियर कर सकते हैं, डाउट क्लास लगा देंगे, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा आप वहाँ के स्टूडेंट हो, ओके। मुझे अपने फ्रेंड से पता लगा। मैम कितने लेक्चर में बायोलॉजी होगी? मैम आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। राहुल शर्मा बेटा मुझे मैं ऐसे नहीं बता सकती कि एग्जैक्ट कितने लेक्चर होंगे, यूट्यूब से पता लगा है, ओके सुपर, ओके यूट्यूब से, ओके। विवेक कुमार दास, ठीक है ओके। फिर आपके नाम से सर्च किया, मेरे दोस्त ने बताया, ठीक है। मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, पर अब कॉन्फिडेंस बना हुआ है, मैं सोच रहा हूँ कि मैम आप तो पढ़ाती भी बहुत सुंदर हैं। काजल मैम आप सुंदर भी बहुत हैं। अच्छा थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट। मैम यूट्यूब से, ओके फ्रॉम यूट्यूब, आई सीन डेमो ऑन यूट्यूब, ओके। बेस्ट फैकल्टी सर्च किया तो आपका डेमो देखा, अच्छा लगा, फिर कंटिन्यू वीडियो देख रखा। ओके ओके ओके, यूट्यूब से, यूट्यूब पर आपका लेक्चर देखा तो अच्छा लगा आपका पढ़ाना, ओके ठीक है। मतलब बहुत सारे बच्चे यूट्यूब से ही देख कर आए हैं, ठीक है। पीडीएफ कहाँ से मिलेगा बेटा? जहाँ पर आप लाइव क्लास देखते हैं उसके नीचे पीडीएफ डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर आज मैं अपलोड करवा दूंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों का ब्लड का आपको मिल जाएगा। अच्छा आपका भाई है दिल्ली में, उन्होंने बताया, ओके मैम मैंने एक ही वीडियो देखा था आपका और बैच परचेज कर लिया यूट्यूब से, ओके ओके यूट्यूब से, ओके ओके यूट्यूब से ठीक है, बहुत बढ़िया, चलो अच्छा है। तो अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो मैंने बताया आपको कि आप आसपास के अपने जितने भी आपके जूनियर सीनियर जो कंपटीशन एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सबको हमारे टाइम्स कोचिंग सेंटर के बारे में बताइए, तो हमें भी थोड़ा रिवॉर्ड चाहिए ना बदले में। अच्छा
समझ में आ रहा है, बहुत अच्छा, ओके। कई यूट्यूब चैनल पर देखा तो वहाँ से देख कर ज्वाइन किया, ओके। काजल मैम, पहले मैंने सोचा कि काजल मैम बहुत सुंदर हैं, इसलिए मैंने वीडियो देखा, उसके बाद पता लगा कि काजल मैम पढ़ाती भी सुंदर हैं। अच्छा अच्छा, अरे वाह, थैंक यू सो मच। इतना अच्छा कहाँ से पढ़ाना सीखा? तो बेटा पढ़ा पढ़ा के हो जाता है, टीचर निखर जाता है बच्चों को पढ़ा पढ़ा के। आप लोग डाउट पूछते हैं तो डाउट बोल बोल के अपने आप टीचर निखर जाता है ना। ओके चलो, बहुत बढ़िया। अच्छा, सेल का वीडियो देखा होगा, ओके ओके ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैम आपका ऐप, हाँ ऐप और टेक्नोलॉजी यार थोड़ी सी है वीक, हो जाएंगी यार सही, थोड़ा सा पेशेंस रखो, थोड़ा सा पेशेंस रखो, हो जाएंगी सही, डोंट वरी ना। हम लोग काम कर रहे हैं, इन सब पे हम काम कर रहे हैं कि थोड़ा स्मूथनेस आए हमारी वेबसाइट में, हमारी ऐप में, तो ये सब हम कर रहे हैं। अमित, थैंक यू सो मच अमित। मैम एनडीए में आपके डेमो क्लास में से काफ़ी क्वेश्चन आए, ओके थैंक यू सो मच शाहरुख खान। अगर आपको ऐसा लगता है तो शाहरुख खान, यार तुम शाहरुख खान हो मतलब है। चलो यूट्यूब देख के, ओके थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच, है ना। ठीक है, चलो अब फिर मिले अगली क्लास में। आज के लिए इतना बहुत है, आप लोग इतना पढ़ के रखिए। ब्लड वाला एक कंपोनेंट कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम ब्लड ग्रुप स्टार्ट करेंगे। कौन कितने टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, कौन किसको, इंग्लिश स्पेशल बहुत जल्दी आने वाला है, बिल्कुल आने वाला है। ऐप अपडेट पे ही काम कर रहे हैं हम। जीएस के बारे में, हाँ जीएस का बैच बिल्कुल चल रहा है हमारा, जीएस का बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको मैं एक बात बता दूं, टाइम्स कोचिंग सेंटर में मैं नहीं, सबसे कम एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी मैं हूं टाइम्स कोचिंग सेंटर में। मुझसे 3-3 गुना ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर हैं हमारे कोचिंग सेंटर में। आप जाइए हमारे यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबके आपको डेमो मिलेंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। और वो हमारे जो कोचिंग में जितने भी सारे टीचर हैं, वो सारे के सारे टीचर बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं। आप ट्रस्ट कीजिए, हमारे साथ जो पॉलिटी में सर जुड़े हुए हैं, एस सिंह सर, उनके पढ़ाए हुए पता नहीं कितने बच्चे आज आईएएस आईपीएस ऑफिसर हैं, बहुत बुजुर्ग भी हैं सर। तो और जो ज्योग्राफी वाले सर हैं हमारे अमन सर, तो वो तो खुद 2 बार आईएएस का इंटरव्यू तक जा चुके हैं, 2 बार, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स में हमारे साथ हैं जो भरत सर, वो गोल्ड मेडलिस्ट हैं इकोनॉमिक्स में। अभी अभी उन्होंने अपना थीसिस सबमिट करके उन्होंने पीएचडी की है इकोनॉमिक्स से। और साइंस में आपने फिजिक्स पढ़ ही लिया हमारे फिजिक्स रवि सर से, कोई तोड़ ही नहीं है रवि सर का फिजिक्स का, तो है ना। हिस्ट्री में अपने साथ अभिषेक सुमन सर हैं, तो उनकी भी हिस्ट्री बहुत अच्छी है। तो आप क्या करें, आप हमारा जो इसके अलावा जो जीएस का बैच चल रहा है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा आपको, है ना। चलो, हाँ ऑल टीचर्स आर वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मैथ्स में डीपी सर हैं, बिल्कुल डीपी सर हैं मैथ्स में। हाँ चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, इतना आप पढ़ के रखिए। और क्लास के आखिर में ऐसे 2-4 मिनट बात कर लिया करो, हमारा भी मूड फ्रेश हो जाता है, तुम लोगों का भी हो जाएगा। बीच में मत कमेंट किया करो, है ना। जेई सिविल टेक्निकल के लिए अभी नहीं है बेटा, नहीं, मैं कोई एक्सपीरियंस नहीं हूँ, मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। रीजनिंग का बैच हो गया ना स्टार्ट 7 मई से, एडमिशन आज या कल में ओपन हो जाएंगे। 7 मई से रीजनिंग का बैच स्टार्ट है, ठीक है। मैं कहाँ से हूँ बेटा, मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, जयपुर राजस्थान, जयपुर की रहने वाली हूँ मैं। अच्छा, ऐसा बायो आपने कहीं नहीं पढ़ा आज तक, तो कोई बात नहीं बेटा, अभी तो सिर्फ अभी तो क्या कहते हैं स्टार्ट हुआ है, अभी तो पिक्चर स्टार्ट हुई है, अभी तो एक चैप्टर भी नहीं हुआ कंप्लीट। चिंता मत कीजिए, सब पढ़ाया जाएगा आराम से, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और टाइम्स कोचिंग सेंटर पे इतना ट्रस्ट करने के लिए, इतना अच्छे अच्छे कमेंट देने के लिए, और इतना अच्छा आपने अप्रिशिएट किया हम लोगों को, और तो हमें बहुत खुशी हुई ये जान के कि बच्चों को हमारा पढ़ाया हुआ बहुत अच्छा लगता है और बच्चा बहुत अच्छा फीडबैक देता है। एक टीचर के लिए इससे अच्छी कोई बड़ी बात नहीं है कि उस टीचर के लिए मतलब उसके इंस्टीट्यूट के नाम से उसको जाना जाता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।